नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। छठी मंजिल पर साधना कक्षों के भीतर शुद्धची ऊर्जा पहले से ही बहुत घनी और समृद्ध थी। कुछ लोगों ने छठी मंजिल पर स्थित कमरे के बाहर लिन फैन को साधना करते देखा था। शुरू में इनमें से कुछ लोग तो बस वहां से गुजर रहे थे और ऊपरी मंजिलों की ओर जा रहे थे, लेकिन दृश्य इतना आकर्षक लगा कि वे छठी मंजिल पर ही रुक गए और अपनी पिछली योजनाओं को भूल गए। इसके अलावा उनमें से कुछ लोग उस खुले कमरे को देखकर भी आकर्षित हो गए, हालांकि उनके पास आमतौर पर ऐसे कमरे को आरक्षित करने के लिए आवश्यक शक्ति नहीं थी। यदि वे साधना कक्ष प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं तो वे निश्चित रूप से अपनी साधना की गति को बढ़ा सकेंगे। शुद्ध ऊर्जा से निकलने वाली रोशनी अंततः कमरे के अंदर पूरी तरह मंद पड़ गई। पत्थर का दरवाजा खुलते ही गड़गड़ाहट की आवाज करने लगा। सभी लोग दरवाजे की ओर बढ़ने लगे और खुलते ही उसे टकटकी लगाकर देखने लगे। अंततः दरवाजा अपने आप खुल गया और कमरे से आती हुई आकृति को देखकर सब लोग अचंभित रह गए। वह एक युवक था जिसकी पीठ पर तलवार थी। भीड़ को देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब और रहस्यमयी मुस्कान आ गई। क्या तुम सबको ये कमरा चाहिए? लंबी तलवार लिए युवक ने कहा। उसके चेहरे पर बेहद क्रूर भाव थे। भीड़ में किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके चेहरों के भावों से पता चल रहा था कि वे सचमुच ये कमरा चाहते थे। अगर आप इसे चाहते हैं तो मैं आपको दे दूंगा, उस युवक ने अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए कहा। वह प्रवेश द्वार से हटकर एक तरफ खड़ा हो गया ताकि वे कमरे में प्रवेश कर सके। उस समय कमरे में कोई नहीं था और दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था। भीड़ कमरे को ऐसे देख रही थी मानो भूखे प्यासे लोग खाने के पहाड़ को देख रहे हों, लेकिन कमरे की ओर दौड़ने के बजाय कोई भी हिल डुल नहीं रहा था। वे सब एक दूसरे को देख रहे थे और कमरे की ओर नहीं बढ़ रहे थे। कोई भी हिल नहीं रहा था क्योंकि वे जानते थे कि जो भी सबसे पहले कमरे की ओर जाएगा उस पर सब हमला कर देंगे। चाहे वह उनका भाई ही क्यों न हो, वे उस पर भी हमला कर देंगे। उनका लालच सचमुच चरम पर था। कोई भी उस कमरे की ओर सबसे पहले जाने को तैयार नहीं था। बेशक अपवाद तो हमेशा होते ही हैं। और लिन फैंग निडर होकर कमरे की ओर बढ़ने लगा। लिन फैंग सहज और आराम से कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजे के सामने खड़े होकर उसने पीछे मुड़कर भीड़ को देखा। मैं यहाँ सबसे पहले इंतजार कर रहा था। ये कमरा मेरा है। तुम्हें जाकर कोई दूसरा कमरा ढूंढ लेना चाहिए। भीड़ में मौजूद लोग ठंडी मुस्कान लिए उसे देख रहे थे। पहला वाला, भला इससे उन्हें क्या मतलब है? इन लोगों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। साधना की दुनिया में लोगों को मनाने का एकमात्र तरीका ताकत था। निष्पक्ष और न्यायसंगत होना ऐसी बात नहीं थी जिसे ये लोग सुनते। इसके अलावा वह उन्हें कोई दूसरा कमरा ढूंढने के लिए कह रहा था। 10वीं मंजिल के नीचे खाली कमरा मिलना लगभग नामुमकिन था। आखिर वह उनसे क्या करवाना चाहता था? क्या वे टावर के सबसे ऊपर जाएं? तुम्हें वह कमरा नहीं मिल सकता, दफा हो जाओ, उनमें से एक ने लिन फैन को घूरते हुए ठंडी निगाहों से कहा। हे, अगर तुम्हें वो कमरा चाहिए तो पहले उसमें कुछ पवित्रता के पत्थर डाल दो। दूसरे व्यक्ति ने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए कहा। उन्हें लगा कि जिस क्षण लिन फैंग अपने पवित्रता के पत्थर छेद में डालेगा वही उस पर हमला करने का सबसे अच्छा मौका होगा। लिन फैंग ने भीड़ पर नजर डाली। कोई भी उस पर हमला नहीं कर रहा था। लिन फैंग के शरीर से एक अत्यंत ठंडी ऊर्जा निकली और उसकी बर्फीली आत्मा उसके पीछे प्रकट हुई। उसकी बर्फीली शक्ति वातावरण में फैलती जा रही थी। हर चीज पाले की परत से सफेद होती जा रही थी। वह बर्फ बहुत ज्यादा ठंडी और बहुत ज्यादा मजबूत थी, लेकिन इससे भीड़ डरकर भागी नहीं। कुछ कमजोर छात्रों को छोड़कर उनमें से अधिकांश बेहद प्रतिभाशाली थे। जिस किसी को भी यह कमरा चाहिए वह आकर मुझसे इसे छीनने की कोशिश कर सकता है, लिन फैंग ने ठंडे स्वर में कहा। माहौल अचानक और भी ठंडा हो गया। उसके शरीर से कुछ तलवार ऊर्जा भी निकली और बर्फ की ऊर्जा के साथ मिलकर वातावरण में फैल गई, जिससे हवा में ऊर्जा के घूमने के दौरान सीटी जैसी आवाजें निकलने लगीं। उसकी बर्फीली ऊर्जा उसकी तलवार की ऊर्जा जितनी ही तीक्ष्ण थी। ये लगभग लोगों की त्वचा को भेदने में सक्षम थी। लिन फैंग के लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे जो उसकी ऊर्जा के वायुमंडल में निकलने से उत्पन्न हुई थी। वह एक अनुभवी साधक की तरह दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का भाव भी था। तलवार की शक्ति। भीड़ उस अत्यंत शक्तिशाली और भेदनशील ठंडी तलवार की शक्ति से स्तब्ध और भयभीत हो गई जो ची के भीतर छिपी हुई थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह युवक इतना आक्रामक हो सकता है। यद्यपि उसके शरीर से निकली तलवार की शक्ति केवल तीसरे लिंची स्तर की ही थी, फिर भी वह अत्यंत तीव्र और तीक्ष्ण थी। वह चौथे लिंची स्तर के कुछ साधकों को भी पराजित करने में सक्षम थी। इसके अलावा उसकी तलवारबाजी की ताकत और उसकी बर्फीली आत्मा के कारण उसे हराना बहुत मुश्किल था, यहाँ तक कि चौथे लिंची स्तर के साधक के लिए भी। लेकिन भीड़ में काफी लोग ऐसे थे जो लिंची की चौथी परत के साधक थे और वे टकटकी लगाकर लिन फैंग को देख रहे थे। तीसरे लिंची स्तर के सभी लोग एक एक करके भीड़ से बाहर निकल रहे थे। लिन फैंग द्वारा उत्सर्जित संयुक्त ऊर्जा से वे हतोत्साहित हो गए थे। मैं तुमसे कहता हूं कि मुझ पर हमला करो, लेकिन तुम नहीं करते। मैं तुमसे कहता हूं कि चले जाओ, लेकिन तुम तब भी नहीं जाते। ये क्या बकवास है? तुम लोग कितने अनिर्णायक और संकोची हो सकते हो। साधना के मार्ग पर चलने के लिए तुम लोगों में बिल्कुल भी साहस और दृढ़ संकल्प नहीं है, लिन फैंग ने ठंडे स्वर में कहा। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए और उसके शरीर से निकलने वाली तलवार की ऊर्जा और साथ ही बर्फ की ऊर्जा लगातार मजबूत होती जा रही थी। 8 विनाशकारी प्रहार, लिन फैंग ने दोनों हाथों से हमला करते हुए कहा। तलवार की ऊर्जा और बर्फ का मिश्रण प्रकट हुआ और वातावरण में फैल गया। आश्चर्यजनक रूप से हमले की पहल लिन फैंग ने ही की थी।
भीड़ ने एक ही समय में हरकत की और लिन फैंग के विनाशकारी हमलों के 8 वारों को रोक दिया। लेकिन उसी समय लिन फैंग आगे की ओर दौड़ने लगा और उसकी तलवार पर एक शानदार चमक दिखाई दी। अचानक एक तेज रोशनी हवा में फैल गई, जिससे केवल एक शानदार चमक ही रह गई। भीड़ में मौजूद कुछ लोगों में हमले को रोकने की पर्याप्त ताकत नहीं थी और खून चारों ओर फैल रहा था, जिसके चलते वे पीछे की ओर गिर पड़े। लिंग ची की चौथी परत के इन सभी साधकों ने एक ही समय में हमला कर दिया था और इससे एक बेहद अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। निर्वाण की तलवार। लिन फैंग की लंबी तलवार के चारों ओर एक तलवार ऊर्जा प्रकट हुई, जिसने हवा में बवंडर पैदा कर दिए। बर्फ की ऊर्जा, तलवार की शक्ति और उसकी निर्वाण की तलवार एक साथ हवा में फैलने लगी, मानो वे पूर्ण रूप से समाहित हो गई हो। ये शक्ति प्रकाश की गति से अत्यंत प्रबल रूप से फैल रही थी। हालांकि दुश्मनों के हमले हर तरफ से हो रहे थे। उनकी संख्या बहुत अधिक थी और उनके हमले कभी कभी एक दूसरे के हमलों को बेअसर कर रहे थे, जबकि उनका मूल लक्ष्य लिन फैंग पर एक साथ हमला करना था। चारों ओर पुनर्तः अराजकता का माहौल छा गया था। वातावरण में लगातार गड़गड़ाहट की आवाजें फैलती रहीं और धीरे धीरे कम होती गईं, जब तक कि फिर से सन्नाटा छा गया। सभी हैरान थे। इतने सारे लोग थे और उन सभी ने एक साथ लिन फैंग पर हमला किया था, लेकिन उसे हरा नहीं पाए थे। उनके हमलों में कोई रणनीति नहीं थी, वे बहुत अव्यवस्थित थे। मैं तुम्हें दूसरा मौका दूंगा। क्या कोई और भी है जो इस साधना कक्ष के लिए प्रयास करना चाहता है? लिन फैंग ने भीड़ पर ठंडी निगाह डालते हुए कहा। पूरी भीड़ लिन फैंग को टकटकी लगाकर देख रही थी। किसी की भी हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये बात पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी थी कि कोई भी लिन फैंग से आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था। चूंकि अब तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं करते, तो दोबारा मुझसे चोरी करने की कोशिश मत करना, वरना अगली बार तुम सब मर जाओगे, लिन फैंग ने कहा, जो अब भी हवा में एक तीव्र ठंडी ऊर्जा बिखेर रहा था। भीड़ में से कोई भी लिन फैंग के शब्दों पर शक करने की हिम्मत नहीं करता था। अगर उन्होंने उसके कमरे में चोरी करने की कोशिश की तो वह सचमुच उन्हें मार डालेगा। लिन फैंग मुड़ा और उसने दोबारा भीड़ की तरफ नहीं देखा। उसने मध्यम गुणवत्ता के 3 शुद्धता पत्थर निकाले और उन्हें दीवार में बने छेद में डाल दिया। उसी क्षण एक शानदार और प्रकाशमान शुद्धची प्रकट हुई। कमरे में अविश्वसनीय मात्रा में शुद्धची व्याप्त थी। पूरी भीड़ ईर्ष्या भरी निगाहों से देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये लोग सिर्फ लालच के कारण लिन फैंग पर दोबारा हमला करना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पिछली घटना याद आई तो वे तुरंत शांत हो गए। वे सभी अत्यंत शक्तिशाली साधक थे। वे सभी लिंग ची की चौथी परत तक पहुंच चुके थे और तीसरी परत के लिन फैंग ने आश्चर्यजनक रूप से उन्हें इतना भयभीत कर दिया था कि उनमें से किसी ने भी दोबारा उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। अगर यह खबर फैल गई तो उन सबकी बेइज्जती हो जाएगी। कोई भी यह नहीं मानेगा कि वे लिन फैंग की ताकत की वजह से हारे, बल्कि वे यही मानेंगे कि लिंग ची की चौथी परत के वे कुछ छात्र बहुत कमजोर थे। लिन फैंग साधना कक्ष में प्रवेश करने ही वाला था कि तभी एक ठंडी और उदासीन आवाज ने कुछ कहा, रुको रुको। लिन फैंग धीरे से मुड़ा और बोलने वाले व्यक्ति की ओर देखा। ये वही युवक था जिसके पास लंबी तलवार थी और जो पहले कमरे से बाहर चला गया था। लगता है तुम किसी को भूल रहे हो, उस युवक ने अपने चेहरे पर एक अजीब और दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, जिसे देखकर लिन फैंग के चेहरे पर भी एक अजीब सी मुस्कान आ गई, मानो उसे घृणा हो रही हो। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी कहो, मेरा साधना समय बर्बाद मत करो, लिन फैंग ने आक्रामक लहजे में कहा। लंबी तलवार लिए उस युवक ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, मैंने पहले तो तुम्हें ये बताने का इरादा किया था कि मैं तुम्हें कमरा तभी दूंगा जब तुम मुझे मध्यम गुणवत्ता के 3 शुद्धता पत्थर दोगे, लेकिन अब मैं तुमसे 6 मांगूंगा, अन्यथा तुम्हें मेरा कमरा मुझे वापस देना होगा। लिन फैंग की आंखें सिकुड़ गईं। क्या उसे कमरा वापस दे दे? वह मध्यम गुणवत्ता के 6 शुद्धता वाले पत्थरों की मांग कर रहा था। कितना हास्यास्पद है। इसके अलावा जब लिन फैंग तीनों पवित्रता पत्थरों को गड्ढे में डाल रहा था, तब उस आदमी ने एक शब्द भी नहीं कहा था। वह बस लिन फैंग के काम खत्म होने का इंतजार कर रहा था ताकि वह उस पर हमला करके उसका कमरा छीन सके। इस आदमी ने सब कुछ सोच समझकर किया था, इसीलिए तो वह पूरे समय वहीं खड़ा रहा। कितना बेशर्म है। भीड़ भी गुस्से से भड़क उठी थी। वह आदमी सचमुच बेशर्म था। वे सोच रहे थे कि अगर वे लिन फैंग होते तो कितना भयानक होता। क्या कोई समस्या है? लिन फैंग के कोई जवाब न देने पर उस युवक ने कहा। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। लिन फैंग ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और फिर कहा, अब मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम भाग जाओ और मेरी नजरों से जितना हो सके दूर चले जाओ। अब मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम भाग जाओ और मेरी नजरों से जितना हो सके दूर चले जाओ। लिन फैंग के शब्दों के साथ एक तीव्र शीत ऊर्जा का संचार हुआ। युवक की मुस्कान गायब हो गई। उसके चेहरे के भाव उसकी तलवार की तरह तीखे हो गए। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं, मुझे मध्यम गुणवत्ता के 12 शुद्धता पत्थर दो, लंबी तलवार लिए युवक ने ठंडे स्वर में कहा। उसके शरीर से तलवार की असीम शक्ति निकली और लिन फैंग की ओर बढ़ने लगी। तलवारबाजों की लड़ाई। भीड़ में मौजूद लोगों ने हैरानी से कहा। उन्होंने गौर किया कि उस युवक और लिन फैंग द्वारा छोड़ी गई तलवार की ऊर्जा एक समान थी। संभवतः दोनों में तलवार की आत्मा थी, अन्यथा उनकी तलवार की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली नहीं होती। लिन फैंग ने वातावरण में तलवार की शक्ति भी छोड़ी थी। क्या तुम्हें लगता है कि तलवार की इतनी कम ताकत मुझे हराने के लिए काफी है, खासकर जब तुम जैसे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हो? युवक ने अपने चेहरे पर शैतानी भाव लिए कहा। जब उस युवक ने बोलना बंद किया तो उसने तलवार की अपार शक्ति का प्रयोग किया, जिससे वातावरण में बवंडर उठने लगे और वह पूरे वातावरण को अपने वश में कर लिया। चारों ओर सीटी जैसी आवाजें गूंज उठीं। उसकी तलवार की शक्ति और ऊर्जा ने मीनार की 6ठी मंजिल पर मौजूद सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। तलवार की शक्ति पूरे वातावरण में व्याप्त थी। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देगी। उस युवक का साधना स्तर लिन फैंग से कहीं अधिक था। वह पहले ही लिंग ची की चौथी परत को पार कर चुका था।
लिन फैन की ही तरह वह भी अत्यंत व्यापक स्तर पर बल प्रयोग कर सकता था, इसीलिए उसका इतना अहंकारी और आक्रामक होना स्वाभाविक था। उसे पूरा विश्वास था कि जैसे ही भीड़ में मौजूद लोग अपने पवित्रता पत्थर अंदर रखेंगे, वह उनसे कमरे पर कब्जा कर लेगा। और अगर लिन फैन कमरा सौंपने के लिए सहमत नहीं भी होता, तो तलवार लिए हुए उस युवक को बस लिन फैन पर हमला करके उसे वहां से भगाना था। अच्छा हुआ कि उस लड़ाई के बाद हम में से किसी को भी वह कमरा नहीं मिला। भीड़ में मौजूद लोगों ने खुशी जताते हुए कहा कि लिन फैन ने उन्हें डराकर भगा दिया था, वरना उन्हें उस नौजवान से लड़ना पड़ता जिसने अभी अभी तलवार की इतनी जबरदस्त शक्ति का प्रदर्शन किया था। वह चौथे लिंची स्तर पर था और इतनी जबरदस्त तलवार शक्ति का इस्तेमाल करना जानता था। वे उससे लड़ने के लिए काफी ताकतवर नहीं थे। लिन फैन के लिए भी स्थिति अलग नहीं थी, हालांकि उसने पहले कुछ कौशल दिखाया था। वह निस्संदेह वह लड़ाई हारने वाला था। इतनी ताकतवर प्रतिद्वंद्वी के सामने वह भला क्या कर सकता था। तुम सही हो, क्या तुम्हें लगता है कि तलवार की इतनी कम ताकत मुझे हराने के लिए काफी है? लिन फैंग ने उसी युवक के शब्दों को उसी पर पलट दिया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और जैसे ही उसने अपनी घातक तलवार को आगे बढ़ाया, वह हवा में लहराने लगी। सब लोग दंग रह गए। ऐसी स्थिति में लिन फैंग ने उस युवक को अपने पवित्रता पत्थर देने की संभावना पर विचार भी नहीं किया और न ही कमरा सौंपने की योजना बनाई, बल्कि वह और भी आक्रामक हो रहा था। वह युवक भी स्तब्ध रह गया। वह अपने प्रदर्शन से लिन फैंग को डराने में कामयाब नहीं हुआ था। इसके बजाय वह लड़ाई चाहता था। तुम अपने विनाश के रास्ते पर चल रहे हो। मैं ऐसा कर दूंगा कि तुम अपनी इस मामूली कुशलता के साथ फिर कभी तलवार उठा न सको, उस युवक ने घमंडी मुस्कान के साथ कहा। वातावरण में एक सीटी जैसी ध्वनि गूंज उठी और छठी मंजिल एक शानदार और चमकदार सुनहरी रोशनी से भर गई। ये सुबह के सूरज की किरणों जैसी लग रही थी। लिन फैंग की घातक तलवार और उस युवक की तलवार आपस में टकराई, जिससे एक बेहद तेज धातुई ध्वनि उत्पन्न हुई। सुनहरी तलवार, उसकी तलवार सोने की हो गई और उससे एक और प्रकाश निकला जो सुबह के सूरज की तरह सुंदर था। सुनहरी वर्षा की तलवार, युवक ने जोर से कहा। अचानक उसकी तलवार के चारों ओर की चकाचौंध भरी रोशनी और भी तेज हो गई और वातावरण में फैल गई। तलवार की रोशनी से अछूता एक भी कोना नहीं बचा था। तलवार चलाने का कितना शानदार कौशल है। ऐसे निपुण प्रदर्शन को हराने का तो मेरे पास कोई मौका ही नहीं है, भीड़ में मौजूद चौथे लिंची स्तर के कुछ साधकों ने कहा। लंबी तलवार चलाने वाला ये युवक अपने कौशल के स्तर को देखते हुए निश्चित रूप से घमंडी हो सकता था। लिन फैंग की मृत्यु निश्चित थी। इलाका बहुत छोटा था और उसकी तलवार की रोशनी से बचना नामुमकिन था। हमले से बचने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था, भागने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि असली तलवारबाज होने का क्या मतलब होता है, उस युवक ने अत्यंत अहंकार और चेहरे पर ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उस युवक की सुनहरी वर्षा तलवार की कुशलता से वातावरण से प्रकाश की किरणें बारिश की बूंदों की तरह गिरने लगी। हमले के बीच में मौजूद लिन फैंग पीछे नहीं हटे और हमेशा की तरह शांत दिखे। लिन फैंग की तलवारबाजी की शक्ति पहले ही बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुकी थी। जब भीड़ में मौजूद लोगों ने देखा कि लिन फैंग की तलवारबाजी की शक्ति गायब हो गई है, तो उनमें से कुछ ने कहा, क्या वह हार मान रहा है? वे स्तब्ध रह गए। वह युवक अत्यंत शक्तिशाली था। उसने लिन फैंग को हार मानने और तलवारबाजी की शक्ति का प्रयोग बंद करने पर मजबूर कर दिया, मानो उसे पता था कि स्थिति निराशाजनक है। न सिर्फ भीड़ बल्कि वही युवक भी अचंभित रह गया। लिन फैंग ने स्वेच्छा से तलवार की शक्ति का प्रयोग बंद कर दिया था। क्यों? शक्ति के गायब होते देख युवक की घमंडी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उसकी घमंडी मुस्कान ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई क्योंकि अचानक वह स्तब्ध रह गया। एक दमनकारी तलवार की ऊर्जा अचानक उसके शरीर पर जा टकराए और उसे हिलने डुलने से रोक दिया। यह क्या है? युवक की आंखें सिकुड़ गईं। ऊर्जा का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। युवक को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह इस दबाव में घुट रहा हो। यह तलवार की सारी ऊर्जा के पूर्ण विलय का परिणाम था। इसके लिए उसे अपनी तलवार की शक्ति और तलवार की ऊर्जा को एक ही शक्ति में संयोजित करना आवश्यक था। युवक ने लिन फैंग की ओर देखा और पाया कि वह पहले की तरह ही शांत दिख रहा था। जब उसे पता चला कि क्या हुआ है, तो उसका दिल बैठ गया। यह तलवार की ऊर्जा है। तलवार लिए हुए वह युवक तलवारबाजी का उस्ताद था और उसने इस कौशल को पहचान लिया। लिन फैंग तलवार की ऊर्जा से हमला करने में माहिर था। इसका मतलब था कि वह लगभग पूरी तलवार की ऊर्जा को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। वाकई प्रतिभाशाली। तलवार से किए जाने वाले इस ऊर्जा आक्रमण के लिए अविश्वसनीय मात्रा में तलवार की शक्ति और तलवार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भला ऐसे आक्रमण का सामना कौन कर सकता है? लिन फैंग का हमला देखने में तो खास नहीं लग रहा था, लेकिन अचानक ही उस युवक की तलवार में एक छेद हो गया और वह अचानक ही बिखर गई। इस अविश्वसनीय नजारे को देखकर पूरी भीड़ कांप रही थी। ये कैसे संभव हुआ? लिन फैंग के हमले पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। यह इतना आकस्मिक और सामान्य लग रहा था, लेकिन इतना शक्तिशाली गोल्डन रेन स्वॉर्ड को नष्ट करने के लिए काफी था। पीछे हटो। युवक के चेहरे का भाव अचानक पूरी तरह बदल गया। उसके पास दूसरा शक्तिशाली हमला करने का समय नहीं था क्योंकि उसी क्षण लिन फैंग की तलवार की ऊर्जा उस पर आ चुकी थी। वह उसे रोक नहीं सकता था। लिन फैंग के शरीर से तलवार की ऊर्जा से बना एक बवंडर जैसा भंवर निकला और हवा में उड़ते हुए उस युवक की ओर बढ़ा। उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा और फिर वह बुरी तरह गिर पड़ा। उसी समय लिन फैंग की तलवार की नोक उस युवक की छाती पर जा लगी। सभी लोग अचंभित और भयभीत थे। वे अवाक थे। उनकी अपेक्षा के विपरीत कुछ भी नहीं हुआ था। लिन फैंग को इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए केवल एक ही प्रहार की आवश्यकता थी। उस क्षण उस युवक का जीवन लिन फैंग के हाथों में था। तुम्हारे पास बस इतनी ही कुशलता है और तुम मुझे तलवार चलाना सिखाने की हिम्मत कैसे करते हो? लिन फैंग ने ठंडे लहजे में कहा।
युवक अवाक रह गया। वास्तव में उस युवक ने लिंगची की चौथी परत को पार कर लिया था और वह बल का प्रयोग कर सकता था, लेकिन लिन फैंग ने केवल तीसरी लिंगची परत को ही पार किया था और वह तलवार बल पर पूर्ण नियंत्रण रखता था, यहाँ तक कि वह अन्य ची और बल को अवशोषित करके और उन्हें मिलाकर तलवार ऊर्जा आक्रमण कर सकता था। सबके सामने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के बाद घमंड करने से अकादमी में उसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाएगी। तुम्हारी तलवार तेज नहीं है, तुम में बहुत सी कमियां हैं, तुम बहुत घमंडी हो। सुंदर और शानदार आक्रमण करने की कोशिश में तुम तलवार के सही मार्ग से भटक जाते हो। तुम्हें अपनी तलवार को तेज और सटीक बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तलवारबाजी के मामले में तुम बिल्कुल नौसिखिया हो, लिन फैंग ने उदासीन स्वर में कहा। लिन फैंग के अनुसार तलवारबाजी का मतलब अधिक निपुण कौशल, अधिक शक्ति, अधिक तीक्ष्णता और अधिक गति होना था, न कि उसकी सुंदरता। तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? युवक ने लिन फैंग की कही हुई बातों को पूरी तरह अनसुना करते हुए कहा। उसे बस इस बात का डर था कि लिन फैंग उसे मार डालेगा। जब लिन फैंग ने उसे देखा तो उसने उदास होकर सिर हिलाया और कहा, कुछ देर पहले जब तुम आक्रामक होकर मुझे धमका रहे थे तो मुझे लगा था कि तुम सचमुच एक तलवारबाज हो और साधना के मार्ग पर ज्ञान की खोज कर रहे हो, लेकिन तुमने मुझे निराश किया है। तुम तलवारबाजी में सुधार के लिए मेरी सलाह तक नहीं मानते। तुम बस एक निर्लज व्यक्ति हो जो अपनी तलवार से दूसरों से श्रेष्ठ दिखना चाहता है। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि तुम फिर कभी तलवार न उठाओ। उद्धरण चिन्ह। लिन फैंग के बोलते ही उसकी लंबी तलवार चमक उठी और उसने तुरंत उस युवक का तलवार वाला हाथ काट दिया। युवक ने चीखते हुए उस जगह को देखा जहां उसका हाथ था। कितना खून खराबा करने वाला और बेरहम है, भीड़ में मौजूद लोगों ने कहा। सौभाग्य से उन्होंने लिन फैंग को क्रोधित नहीं किया और उस पर दोबारा हमला नहीं किया। वह वाकई भयानक था। उस युवक की आंखों में क्रोध और घृणा भरी हुई थी। वह लिन फैंग को घूर रहा था, लेकिन लिन फैंग ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मुझे इस तरह देखने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने खुद ही कुछ देर पहले कहा था, तुमने कहा था कि तुम ऐसा कर दोगे कि मैं फिर कभी तलवार न उठा सकूं। मैंने बस वही किया जो तुम चाहते थे। अगर किसी को दोष देना है तो वह तुम खुद हो। इसके तुरंत बाद वह मुड़ा और उस युवक और बाकी भीड़ की ओर देखे बिना ही साधना कक्ष में प्रवेश कर गया। पूरी भीड़ के पसीने छूट रहे थे। सही कहा, अगर वे उस युवक की जगह होते तो लिन फैंग शायद उनका कोई अंत काट देता। लिन फैंग को क्रूरता पसंद नहीं थी, लेकिन उसे उकसाया जाना भी पसंद नहीं था। लिन फैंग साधना कक्ष में दाखिल हुआ और अचानक एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। यह पत्थर के दरवाजे के अपने आप बंद होने की आवाज थी। पूरे कमरे में एक घनी और शुद्ध ऊर्जा व्याप्त थी। लिन फैंग को अपने चारों ओर फैली इस सघन ऊर्जा से बेहद आराम महसूस हो रहा था। साधना करते समय स्वर्ग और पृथ्वी की शुद्ध ऊर्जा के संपर्क में आना अत्यंत लाभकारी होता है। यह अनुभूति लंबे सूखे के बाद अचानक हुई बारिश के समान होती है। इससे साधकों को अपनी साधना की नींव को सुदृढ़ करने और प्रगति के साथ साथ अपनी नींव को मजबूत करने में सहायता मिलती है। लिन फैंग ने अपनी दिव्य आत्मा को मुक्त किया और ध्यान में लीन हो गए। उसकी दिव्य आत्मा निश्चित रूप से उसे बहुत तेजी से सफलता प्राप्त करने में मदद करेगी। वह अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका को अधिक सटीक तरीके से नियंत्रित कर सकेगा और संभवतः बढ़ी हुई गति से अगले लिंगची स्तर तक पहुंचने में सक्षम होगा। अचानक शुद्ध ची ऊर्जा लिन फैंग के शरीर में प्रवेश करने लगी, मानो लिन फैंग एक अथाह गड्ढा हो जो उपलब्ध सारी ऊर्जा को निगल रहा हो। लिन फैंग की शक्ति लिंगची के तीसरे स्तर पर थी, इसलिए उसे साधना कक्ष में भरी हुई सारी शुद्ध ची को ग्रहण करने में कोई समस्या नहीं हुई। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह जितनी ची अवशोषित कर सकता था उसकी कोई सीमा ही नहीं थी। लिन फैंग द्वारा पहले से ही अवशोषित की गई शुद्ध ची उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी और अधिक शुद्ध होती जा रही थी। उसके शरीर के भीतर शुद्ध हुई ऊर्जा अब लिन फैंग के मांसपेशियों और रक्त में प्रवेश करने लगी थी, जिससे वे भी शुद्ध हो रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि उसका शरीर दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। शरीर में हो रहे इस बदलाव के कारण उसे पता था कि वह अब कहीं अधिक गति से अभ्यास कर पाएगा। इसके अलावा उसकी मांसपेशियों में मौजूद शुद्ध ची भी एक ऐसी शुद्ध ची में परिवर्तित हो गई थी जो भविष्य में उसकी चपलता तकनीकों को बढ़ाएगी। यद्यपि लिन फैंग शक्तिशाली बनना चाहता था, वह जानता था कि जल्दबाजी में प्रगति करने से लाभ से अधिक हानि होगी। साधना के मार्ग पर व्यक्ति को ऐसे महत्वपूर्ण पड़ावों की आवश्यकता होती है जो केवल ज्ञानोदय और युद्धों के माध्यम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। साधना तो मार्ग का एक छोटा सा कदम मात्र है, वास्तविक उन्नति तो जीवन के अनुभवों से ही मिलती है। लिन फैंग को इस बात का पता नहीं था कि जब वह साधना कर रहा था उसी दौरान कुछ दुष्ट दिखने वाले लोग बाहर से टावर में प्रवेश कर रहे थे। वे सीधे सीढ़ियों की ओर बढ़े और फिर एक एक करके ऊपर चढ़ने लगे। अंत में वे 10वीं मंजिल पर आकर रुक गए। उस तरफ काले वस्त्र पहने एक युवक ने कहा, अगर लिन फैंग वहां होता तो वह उस युवक को पहचान लेता, क्योंकि वह वही व्यक्ति था जिसे उसने अभी अभी 10वीं मंजिल पर हराया था। काले वस्त्र पहने उस युवक ने टावर से निकलते समय लिन फैंग को धमकी दी थी, लेकिन लिन फैंग ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। कई लोग अपमानित होने के गुस्से में आकर बेबुनियाद धमकियां देते हैं। अंततः वास्तव में उस कमरे में लियूफी ही अभ्यास कर रही थी। यहाँ काले कपड़े पहने युवक ने कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा। युवक के साथ आया व्यक्ति लगभग 20 वर्ष का था। वह बेहद निर्मम और क्रूर दिख रहा था। क्विटिंग, दरवाजा खोलो, उस दुष्ट युवक ने कहा। एक और व्यक्ति आगे बढ़ा। स्वर्गीय अकादमी के नियमों की परवाह किए बिना उसने जरा भी संकोच नहीं किया और पूरी गति से दरवाजे की ओर दौड़ते हुए सीधे दरवाजे पर मुक्का मारा। फिर वह पत्थर के दरवाजे से जोर से टकरा गया। दरवाजा बंद ही रहा, लेकिन टक्कर के कारण वह बुरी तरह हिल रहा था। लियू फेई दरवाजे के पीछे गहरी ध्यान मुद्रा में थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस दौरान उसकी ध्यान मुद्रा भंग होगी, खासकर तब जब लोग सीधे उसके दरवाजे पर हमला करेंगे। शोर ने उसे तुरंत उसकी ध्यान मुद्रा से जगा दिया।
ध्यान मुद्रा के दौरान लगे सदमे के कारण उसके मुंह के कोने पर खून की एक हल्की सी बूंद थी। बाहर से एक बेहद तेज आवाज आई, यहां से दफा हो जाओ। लियू फेई गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। कितनी गुस्ताखी है। लियू फी खड़ी हो गई। वह बाहर जाकर उन्हें कुचल देना चाहती थी। साधकों की दुनिया में सबसे बुरे कामों में से एक था ध्यान करते समय किसी को परेशान करना। इसके अलावा उन्होंने उसे इतने हिंसक तरीके से जगाया था कि उसे चोट लग गई थी। ध्यान के दौरान जगाया जाना इतना बड़ा झटका होता है कि अगर सही तरीके से न जगाया जाए तो साधक घायल हो सकता है। ध्यान करते हुए साधक को परेशान करना इतना बड़ा अपराध था कि अकादमी ने छात्रों के बीच लड़ाई पर रोक नहीं लगाई थी, लेकिन साधना कक्षों में ध्यान कर रहे लोगों को परेशान करने से मना किया था। लेकिन विरोधियों ने स्पष्ट रूप से अकादमी के नियमों का उल्लंघन किया था। धत्ते रिकी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उन पर हमला नहीं कर सकता। बाहर जाकर उन्हें कुचलने के लिए खड़ी हुई लियू फी अचानक रुक गई। शायद वह व्यक्ति कमरे में जाने के लिए नहीं बल्कि लिन फैन से लड़ने के लिए आया था। जरूर वही होगा। लियू फी को काले कपड़े पहने उस युवक की याद आ गई। जाते समय उसने लिन फैन को धमकी दी थी। उसने झूठ नहीं बोला था, वह वापस आ गया था। अगर मैं अभी बाहर गई तो शायद लिन फैन के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, लियू फी ने सोचा। वैसे भी उसे नहीं पता था कि लड़ाई में कौन जीतेगा। इस दुनिया में सिर्फ ताकत मायने रखती है और कुछ नहीं। जब उसने वर्तमान स्थिति के बारे में सोचा तो वह फिर से बैठ गई और ध्यान करने की कोशिश की, लेकिन जाहिर तौर पर उसके लिए अपनी साधना जारी रखना बहुत मुश्किल था। धमाका। साधना कक्ष में गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठीं। लगातार तेज धमाकों से लियू फी के कान के पर्दे दुखने लगे थे। अंदर जो भी है तुरंत बाहर आओ। बाहर से तेज आवाज आए। लियू फेई को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। वह बैठी रही। ज्यादा से ज्यादा वह तब तक चिल्लाता रहेगा जब तक वह थक न जाए या कोई बीच में दखल न दे। साधना कक्ष का दरवाजा कभी खुल ही नहीं सकता था। बाहर मौजूद लोगों के लिए ऐसा करना नामुमकिन था। वे इतने शक्तिशाली नहीं थे। जब दुश्मनों ने देखा कि अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो वे अवाक रह गए। काले कपड़े पहने युवक दरवाजे की ओर बढ़ा और गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम पहले इतने आक्रामक और घमंडी नहीं थे? क्या आप बाहर आने से भी डर रहे हो? काय, डरपोक, काय, कमजोर। जब लियू फेई ने उस युवक के लिन फेई को दिए गए शब्दों को सुना तो वह हैरान रह गई और उसे यह बात हास्यास्पद लगी। उस युवक को लिन फेई ने आसानी से हरा दिया था, इसलिए वह मदद के लिए लोगों को लाया था। और वह दूसरों को काय और कमजोर कहने की हिम्मत कैसे कर रहा है? ऐसी बातें तो सिर्फ कमजोर लोग ही कर सकते हैं। कितना हास्यास्पद है। अगर लिन फैंग वहां होता तो वह क्या करता? दरवाजा लगातार गड़गड़ा रहा था। लियू फी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन वह बहुत परेशान थी। इतने छोटे और सनकरे कमरे में अगर किसी को इस तरह से दूसरों द्वारा परेशान किया जाए तो कोई भी पागल हो जाएगा। कुछ देर बाद गड़गड़ाहट की आवाजें बंद हो गईं। काले वस्त्र पहने युवक फिर से शांत हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लिन फैन के विरुद्ध कुछ भी कारगर नहीं होगा, खासकर अपमान। वह खुद को शक्तिहीन महसूस कर रहा था और उसके पास अब कोई रणनीति नहीं बची थी। लगता है उसे पता है कि उसके लिए क्या बेहतर है और वह दुबक कर कमरे के अंदर बैठा है, काले कपड़े पहने युवक ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उस दुष्ट दिखने वाले व्यक्ति ने पूछा, उसने कितने पवित्रता के पत्थर लगाए हैं? काले वस्त्र पहने युवक ने उत्तर दिया, मध्यम गुणवत्ता के 3 शुद्धता पत्थर, जो 3 महीने तक अभ्यास करने के लिए पर्याप्त हैं। ठीक है, मैं 100 दिन बाद वापस आऊंगा। आपका क्या? आप यहीं रुकेंगे या मेरे साथ आएंगे? काले कपड़े पहने युवक ने कोई जवाब नहीं दिया और वह झिझकता हुआ प्रतीत हुआ। अगर तुम चली जाओगी तो वो भाग सकता है, लेकिन तुम्हें शायद ये भी डर है कि वो फिर से आकर तुम्हें बेइज्जत करेगा। उस दुष्ट युवक ने ऐसे कहा मानो उसे अंदाजा हो गया हो कि काले कपड़े पहने युवक को अकेले लिन फैन का सामना करने से असल में कितना डर लग रहा था। काले कपड़े पहने युवक हैरान रह गया। उसे ठीक इसी बात का डर था। कुई टिंग पहले से ही लिंगची के 4थे स्तर के शिखर पर है। तीसरे स्तर का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उसे हरा नहीं सकता। उसके साथ आना ही उस व्यक्ति को हराने के लिए काफी था। चूंकि आपने मुझे भी साथ आने के लिए कहा, इसलिए मैंने भी आने का फैसला किया। हालांकि अब मैं 3 महीने अभ्यास करने के लिए पहली मंजिल पर जा रहा हूँ। आप कुई टिंग से पूछ सकते हैं कि क्या वह आपके साथ रुकना और इंतजार करना चाहता है। उस दुष्ट दिखने वाले युवक ने शांत भाव से कहा। काले वस्त्र पहने युवक ने उस दुष्ट युवक की कही बात पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। आखिर वह दुष्ट दिखने वाला युवक भी तो उसके परिवार का ही सदस्य था। उनके पिता एक ही थे, माता अलग अलग थी और काले वस्त्र पहने युवक तो बस एक रखेल का पुत्र था। उस दुष्ट दिखने वाले युवक ने आकर उस पर बहुत बड़ा उपकार किया था। उसने उसे बहुत सम्मान दिलाया था। काले वस्त्र पहने युवक ने कुई टिंग की ओर देखा। उसकी आंखों के भाव से ऐसा लग रहा था मानो वह उससे अपने साथ रहने की विनती कर रहा हो। अगर हेइमो चाहता है कि मैं रुकूं, तो मैं रुक जाऊंगी, कुई टिंग ने उदासीनता से कहा। अगर ऐसा है तो थोड़ी देर यही रुक जाओ, हेइमो ने कहा। फिर वह मुड़कर पहली मंजिल की ओर चला गया। जब काले वस्त्र पहने युवक ने हेइमो को जाते देखा तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। फिर वह मुड़ा और पत्थर के दरवाजे की ओर देखा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर से उस पर मुक्का मारा। इससे कमरे में जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। लियू फी साधना कक्ष में ही थी, इसलिए वह बहुत परेशान थी। क्या वे उसे परेशान करना कभी बंद नहीं करेंगे? उस पल लियू फी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। अगर काले कपड़ों वाला वह युवक 100 दिनों तक रोजाना उसे परेशान करता रहता तो वह पागल हो जाती। इसके अलावा लिन फैंग ने इस कमरे में मध्यम गुणवत्ता के 3 पवित्रता पत्थर खर्च कर दिए थे। अगर उसे 100 दिनों तक रोजाना परेशान किया जाता तो ये 100 दिनों तक कैद में रखकर यातना देने के बराबर होता। यह एक भयानक सपना था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है।
उस क्षण छठी मंजिल पर मौजूद शुद्ध ऊर्जा में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ जिज्ञासु लोग ये जानने के लिए वहां पहुंच गए थे कि आखिर क्या हो रहा है। एक कमरे से एक आकृति उभर रही थी। वह एक युवक था जो शांत और गंभीर दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे के उस शांत और गंभीर भाव ने वहां मौजूद सभी लोगों को कपकपा दिया। उस युवक की निगाहें तलवार की तरह तेज थीं और वह बेहद दबंग दिख रहा था। बाहर आने वाला युवक लिन फैंग था। छठी मंजिल के कमरे में साधना करने से कितनी तेजी से प्रगति होती है, लिन फैंग ने सोचा। 100 दिन पहले कमरे में मेनकिन की ठंडी ऊर्जा ने उसे बहुत चौंका दिया था, लेकिन उसी से उसे तीसरे लिंची स्तर तक पहुंचने में मदद मिली थी। साधना करते हुए वह जल्द ही चौथे लिंची स्तर तक पहुंच गया था। उसकी वर्तमान साधना 5वें लिंची स्तर तक पहुंचने के करीब थी। बेशक लिन फैंग ये समझता था कि साधना कक्ष में 100 दिन बैठना ही साधक के उन्नति के लिए सब कुछ नहीं है। शक्ति प्राप्त करने के लिए साधक को और भी बहुत कुछ सीखना और अभ्यास करना पड़ता है। प्रशिक्षण और अभ्यास के अलावा भावनाओं पर नियंत्रण, मन की स्थिति, युद्ध का अनुभव और जीवन के अनुभव भी आवश्यक हैं। ये सभी उच्चतर ऊर्जा स्तर तक पहुंचने के लिए जरूरी हैं। इसका विपरीत भी सच है। यदि कोई साधक केवल बाहर अभ्यास करे और युद्ध करे लेकिन कभी साधना न करे तो वह भी प्रगति नहीं कर पाएगा। संतुलन होना जरूरी है। लिन फैंग ने अपना सिर उठाया, कमरे के बाहर मौजूद पूरी भीड़ पर एक नजर डाली और चला गया। वह सोच रहा था कि उसके जाने के बाद से लियूफी का प्रशिक्षण कैसा चल रहा होगा। जब भीड़ ने लिन फैंग को जाते देखा तो उन्हें अचानक राहत मिली। हालांकि वे सब पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर देखने लगे और कमरे के लिए उनसे लड़ने की तैयारी कर रहे बाकी लोगों को ध्यान से देखने लगे। लेकिन अब इसका लिन फैंग से कोई लेना देना नहीं था। जब लिन फैंग 10वीं मंजिल की ओर जा रहा था तब भी काले वस्त्रों वाला युवक वहीं उसका इंतजार कर रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कमरे से आ रही शुद्ध ऊर्जा धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। काले वस्त्रों वाले युवक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी और वह कमरे में मौजूद व्यक्ति पर हमला करने के लिए तैयार हो रहा था। उसने एक बार फिर दरवाजे पर मुक्का मारा जिससे दरवाजा कांप उठा। इसके अलावा काले वस्त्र पहने युवक को जरा भी चिंता नहीं थी क्योंकि लिन फैंग शायद बिल्कुल भी मजबूत नहीं हुआ था। वह 100 दिनों से रोजाना साधना कक्ष के दरवाजे पर मुक्के मार रहा था। ऐसी परिस्थितियों में अभ्यास करना असंभव था। आखिरकार तुम बाहर आने ही वाले हो, काले कपड़े पहने युवक ने लिन फैंग के बाहर आने का इंतजार करते हुए कहा। साधना कक्ष का दरवाजा कमरे की शुद्ध ऊर्जा के पूरी तरह से समाप्त हो जाने पर स्वतः ही खुल जाता था, अन्यथा लोग हमेशा के लिए अंदर फंस जाते। दरवाजे से तेज गड़गड़ाहट की आवाज आए और वह अपने आप खुल गया। कुई टिंग और काले कपड़े पहने युवक ने कमरे से एक खूबसूरत लड़की को बाहर आते देखा। ये तुम हो? काले कपड़े पहने युवक ने पूरी तरह अचंभित होकर कहा। वह लियूफी को खाली निगाहों से घूर रहा था। वह 100 दिनों से इंतजार कर रहा था और अचानक जो सामने आया वह लिन फैंग की दोस्त थी। वही खूबसूरत युवती। लियूफी का चेहरा पतला और पीला पड़ गया था। वह बेहद दयनीय और थकी हुई लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर क्रोध भी झलक रहा था। वह काले कपड़े पहने युवक को घूरते हुए बोली, कितनी धृष्टता है। बेशर्म। काले वस्त्र पहने उस युवक ने उसे घृणास्पद भाव से देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस व्यक्ति का वह 3 महीने से इंतजार कर रहा था वह गलत निकला। इसीलिए तो उसके अंदर मौजूद व्यक्ति ने उसकी बेइज्जती पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगर वह लिन फैंग होता तो शायद वह बाहर आ जाता। चूंकि तुम हो तुम्हारा दोस्त नहीं, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तुम्हें उसकी जगह भुगतना पड़ेगा, काले कपड़े पहने उस युवक ने विकृत नजर से कहा। वह लियूफी के शरीर को टकटकी लगाकर देख रहा था और उसे बेहद आकर्षक पा रहा था। उसने ये भी सोचा कि उसके गुस्से वाले चेहरे ने उसे और भी आकर्षक बना दिया है। उसे देखते हुए काफी उत्तेजना महसूस हो रही थी। हे, अगर उसने तुम्हें कमरा दिया है तो इसका मतलब है कि तुम दोनों बहुत अंतरंग हो। अगर मुझे तुम्हारा स्वाद चखने को मिल जाए तो वह जरूर पागल हो जाएगा। काले कपड़े पहने उस युवक ने अपने चेहरे पर वही शैतानी भाव लिए कहा। कुई टिंग ने उस पर एक नजर डाली। उसे काले वस्त्र पहने उस युवक से सचमुच घृणा थी। वह निश्चित रूप से किसी रखेल का बेटा था जो एक सुंदर स्त्री के सामने खुद पर काबू नहीं रख पाता था। हेइमो के लिए इस नीच व्यक्ति के साथ एक ही रक्त का होना कितना बड़ा अपमान था। लेकिन कुई टिंग ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार हेइमो और वह भी एक ही खून के थे। चाहकर भी वह उस पर हमला नहीं कर सकता था। जब लियूफी ने काले कपड़े पहने युवक की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर घृणा के भाव आ गए। कितनी धृष्टतापूर्ण, घिनौनी। तुमने ये बात पहले भी कही थी, लेकिन क्योंकि तुम्हें ये शब्द बहुत पसंद है तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बेशर्मी का असली मजा क्या होता है। वो साधना कक्ष काफी बड़ा है ना? हम दोनों के लिए एकदम सही रहेगा। जब तुम्हारा दोस्त वापस आएगा तो वो हम दोनों को एक दूसरे को गले लगाए प्यार करते हुए देखेगा। वो एक अद्भुत पल होगा। काले वस्त्र पहने युवक ने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए कहा। कुई टिंग दंग रह गई। उस क्षण काले वस्त्र पहने उस युवक को रीढ़ की हड्डी में एक तीव्र ठंडक का अनुभव हुआ। एक बर्फीली ठंडी ऊर्जा ने उसके शरीर को घेर लिया और उस पर भारी दबाव डाला। उसने अपना सिर घुमाया और लिन फैंग को शक्तिशाली ची ऊर्जा छोड़ते हुए देखा। काले वस्त्र पहने युवक को लिन फैंग को देखने का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन जब वह उसके सामने खड़ा था तो वह युवक अवाक रह गया। लिन फैंग धीरे धीरे लियूफी की ओर बढ़ रहा था। जब वह काले कपड़े पहने उस युवक के पास से गुजरा तो ऐसा लगा मानो वह उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहता हो। हालांकि लिन फैंग बस उसके पास से गुजर गया और काले कपड़े पहने उस युवक की ओर पीट करके बोला, बेवकूफ। काले वस्त्र पहने उस युवक के हृदय में घृणा उबल रही थी। उसका हृदय क्रोध और घृणा से भरा हुआ था। लिन फैंग उसे हद से ज्यादा अपमानित कर रहा था। उसकी ओर देखे बिना ही उसे बेइज्जत कर रहा था। वह लिन फैंग को जान से मार देना चाहता था, लेकिन उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह जानता था कि लिन फैंग इतना शक्तिशाली नहीं है।
वह बस यही उम्मीद कर रहा था कि क्वी टिंग उसके लिए ये काम कर देगी। कमीने, मैं तुम्हारे 100 दिनों के गुनाहों का हिसाब तुमसे जरूर लूंगी, लियू फी ने लिन फैन से कहा। लिन फैन को पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसकी आंखों में नफरत और पीड़ा भरी हुई थी। लिन फैन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ लियू फी की ओर देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि काले कपड़ों वाला ये युवक इतना बेशर्म होगा। लिन फैंग ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से लियू फी के चेहरे को सहलाया। वह उसे यह बताना चाहता था कि अब जब वह यहाँ है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब लियू फी ने लिन फैंग का हाथ अपने चेहरे पर महसूस किया तो उसके पैर कांपने लगे और उसका संतुलन थोड़ा बिगड़ गया। लिन फैंग उसके प्रति बहुत ही कोमल और स्नेहपूर्ण व्यवहार कर रहा था। उसके मन में व्याप्त उदासी और क्रोध अचानक कोमल स्नेह में परिवर्तित हो गए। लियू फी की मां का निधन तब हो गया था जब वह छोटी थी। उसके पिता देश के कोने कोने में लड़ रहे थे और उनके पास उसकी देखभाल करने का समय नहीं था। उस क्षण उसने सोचा कि लिन फैंग उसके प्रति बेहद कोमल और स्नेहपूर्ण व्यवहार कर रहा है। उसे वह गर्माहट महसूस हुई जिसकी उसे जीवन भर चाह थी। मैं इसे खुद संभाल लूंगी, लिन फैंग ने लियू फी से कहा, जो मौजूदा हालात को लेकर घबराई हुई थी। उसने जल्दी से अपने बिखरे बालों को ठीक करना शुरू कर दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह कैसी दिख रही होगी। लिन फैंग मुस्कुराया और तुरंत पीछे मुड़ गया। उसके चेहरे की गर्मजोशी भरी मुस्कान अचानक गायब हो गई और उसकी जगह एक तीखी ठंडी निगाहों ने ले ली। यह आदमी तो ताकतवर है, क्वी टिंग ने लिन फैंग को देखते हुए सोचा। फिर वह काले कपड़े पहने उस युवक के करीब गया। वह उसे लिन फैंग से लड़ने से रोकना चाहता था, जिसके चेहरे पर जानलेवा भाव साफ झलक रहे थे। मुझे तुम्हारे जैसे लोगों के खून से अपनी तलवार गंदी करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन चूंकि तुमने जिद की है, इसलिए सेलेस्टियल अकादमी में मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। उसी क्षण लिन फैंग ने धीरे धीरे अपनी कोमल तलवार म्यान से बाहर निकाली। उससे एक तेज चांदी जैसी चमक निकल रही थी। जब काले कपड़े पहने उस युवक ने लिन फैंग की आवाज सुनी तो वह भयभीत हो गया और पीछे हटने लगा। फिर वह क्वी टिंग के पीछे छिप गया। कितना दयनीय छोटा लड़का है, तुम सचमुच एक घटिया इंसान हो, लियू फी ने काले कपड़े पहने उस युवक से कहा जब उसने देखा कि वह क्वी टिंग के पीछे छिपा हुआ है। हालात ऐसे कैसे हो गए? वह 3 महीने से लियू फी को परेशान कर रहा था, ये सोचकर कि वह लिन फैंग है। और फिर उसने लिन फैंग को गुस्सा दिलाने के लिए लियू फी को अपमानित करने की कोशिश की। लेकिन अब जब लिन फैंग आ गया था तो वह बुरी तरह डर गया था। लियू फी की बातें सुनकर उसे बेहद अपमान महसूस हुआ, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे अपने किए पर भी पछतावा हो रहा था। लिन फैंग के सामने वह इतना डरा हुआ क्यों था? तुम उसे मार नहीं सकते, काले कपड़े पहने युवक के सामने खड़ी क्वी टिंग ने कहा। वह मर जाएगा, लिन फैंग ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा। उसने तलवार की असीम शक्ति का प्रयोग किया जिससे हवा में बवंडर उठ खड़ा हुआ और सीटी जैसी आवाज के साथ वह वायुमंडल को भेदता हुआ आगे बढ़ा। तलवार की शक्ति में अत्यधिक ठंडक भी समाई हुई थी। तलवार की शक्ति, क्वी टिंग की आंखें सिकुड़ गईं। वह आदमी न केवल तलवार की शक्ति का प्रयोग कर रहा था, बल्कि काले वस्त्र पहने युवक की बात भी गलत थी। उसने कहा था कि लिन फैंग तीसरे लिंची स्तर का है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह कम से कम चौथे लिंची स्तर का है। कितना निकम्मा है, क्वी टिंग ने काले वस्त्र पहने उस युवक के बारे में सोचा। उसे अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था क्योंकि उसे हराने वाले लोग बहुत कम थे। लेकिन वह ये भी जानता था कि इसका मतलब यह नहीं कि वह अजेय है। क्वी टिंग को चौथे लिंची स्तर के ऐसे साधक से लड़ने का मन नहीं था जो तलवार की शक्ति का प्रयोग कर सकता था। उसे पूरा यकीन था कि अगर उसे लिन फैंग से लड़ना पड़ा तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तलवार की शक्ति का उपयोग कर सकने वाले चौथे लिंची स्तर के साधक और जो इसका उपयोग नहीं कर सकता था, उनकी शक्ति में बहुत बड़ा अंतर था। दफा हो जाओ, लिन फैंग ने अपनी कोमल तलवार की नोक को मीनार के ठोस फर्श पर घसीटा, जिससे एक तीखी धातुई ध्वनि निकली। इस समय वह बेहद क्रूर दिख रहा था। क्वी टिंग को महसूस हो रहा था कि तलवार की शक्ति और भी तीव्र होती जा रही है। उसे यकीन हो गया था कि वह लिन फैंग का मुकाबला नहीं कर पाएगा। लिन फैंग ने पहले ही इतनी अविश्वसनीय मात्रा में तलवार की शक्ति का प्रयोग कर दिया था। वह भयभीत था और सोच रहा था कि लिंची के चौथे स्तर का एक साधक इतनी शक्ति को इतनी कुशलता से कैसे नियंत्रित कर सकता है। मैं तुम्हारे जितना ताकतवर नहीं हूं और मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी तुम उसे मार नहीं सकते, क्वी टिंग ने बिना हिले डुले कहा। वह घबराकर लिन फैंग को घूर रहा था। काले वस्त्र पहने युवक स्तब्ध रह गया। क्या क्वी टिंग उसकी रक्षा नहीं कर सका? क्या वह उसके जितना शक्तिशाली नहीं था? काले कपड़े पहने युवक गुस्से से आग बबूला था। आज उसे कोई नहीं बचा सकता, लिन फैंग ने कहा, और उसके शरीर से एक बर्फीली ऊर्जा निकली। वह आगे बढ़ा और अपनी तलवार हवा में लहराई। क्वी टिंग ने जब हमले की शक्ति को महसूस किया तो वह आह भरे बिना नहीं रह सका। क्वी टिंग तुरंत एक तरफ हट गया। वह जानता था कि वह उस हमले की शक्ति का सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए उसके पास बचने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि हेइमो इस बात से सहमत नहीं होगा, लेकिन क्वी टिंग ये भी जानता था कि हेइमो नहीं चाहेगा कि वे दोनों एक साथ मरे, खासकर जब उसे पता चल जाए कि स्थिति कितनी गंभीर है। शायद वह इतने शक्तिशाली हमले से बचने के लिए उसे दोष नहीं देगा। क्वी टिंग एक तरफ हट गई और काले वस्त्र पहने युवक लिन फैंग की तलवार के रमोकरम पर था। काले वस्त्र पहने युवक को महसूस हो रहा था कि उसकी मृत्यु निकट आ रही है। जब काले वस्त्र पहने उस युवक ने लिन फैंग की ठंडी ऊर्जा को अपनी ओर बढ़ते हुए महसूस किया तो वह कांप उठा। उसकी पीठ से ठंडा पसीना बह रहा था। ये सेलेस्टियल अकादमी है, छात्र लड़ तो सकते हैं लेकिन मार नहीं सकते, काले वस्त्र पहने युवक ने कहा। उसे लगा जैसे वह बेहोश हो जाएगा। वह बुरी तरह डरा हुआ था। मुझे पता है, लिन फैंग ने ठंडे स्वर में कहा। यह सुनकर काले कपड़े पहने युवक को कुछ राहत मिली। इससे उसे उम्मीद जगी। लेकिन मुझे ये भी पता है कि साधना कक्ष में लोगों को परेशान करना मना है। और पिछले 3 महीनों से तुम क्या कर रहे थे?
लिन फैंग ने कहा, जिससे काले वस्त्र पहने युवक फिर से घबरा गया। मैं मानता हूं कि मैंने नियमों का उल्लंघन किया, लेकिन एक छात्र की हत्या करने की तुलना में इसके परिणाम कुछ भी नहीं है। एक छात्र की हत्या करना बिल्कुल अलग बात है। क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? लिन फैंग ने कहा। काले कपड़े पहने युवक का डर पल पल बढ़ता जा रहा था। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। इसके अलावा परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है। लिन फैंग ने बेचारी और थकी हुई लियूफी की ओर देखते हुए कहा। फिर उसने आगे कहा, खैर ये तुम्हारी राय है। मेरी राय में 3 महीने तक उसे परेशान करने के परिणाम तुम्हारी जान लेने से कहीं अधिक गंभीर हैं। तुम उसे मार नहीं सकते, क्विटिंग ने दोहराया, जिससे लिन फैंग का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। लिन फैंग थोड़ा मुड़ा और उसकी ओर देखा। तुम उसे मार नहीं सकते, वरना तुम्हें पछतावा होगा। क्विटिंग ने कहा, मुझे खेद है, मुझे आपको निराश करना पड़ेगा। मुझे अपने किसी भी काम पर पछतावा नहीं होता। लिन फैंग का हाथ हिलता रहा और क्विटिंग ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, रुको रुको, क्या आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे? लिन फैंग ने कहा, वह हेइमो का छोटा भाई है, अगर तुम उसे मारोगे तो हेइमो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। हेइमो, कुछ लोग जो ये देखने आए थे कि क्या हो रहा है, उन्होंने कहा। वे अचंभित थे। वह हैरानी की बात यह थी कि वह हेइमो का भाई था। युआन शान भी भीड़ में मौजूद था और बाकी सब की तरह वह भी अचंभित था। उसने भी हेइमो के बारे में सुना था। लिन फैंग, हेइमो सेलेस्टियल अकादमी के 10 सर्वश्रेष्ठ छात्रों में से एक है। वह यहाँ लगभग कभी अभ्यास नहीं करता और जब करता भी है तो भूतल पर ही करता है। युआन शान ने भीड़ के बीच से चेतावनी दी। सचमुच हेइमो से लड़ना कोई नहीं चाहेगा। लिन फैंग की आंखों में एक चमक सी आ गई। काले कपड़े पहने युवक राहत महसूस कर रहा था। जी हाँ, मैं हेइमो का छोटा भाई हूँ। अगर तुमने मुझे मार डाला तो वो तुम्हें जरूर मार डालेगा। काले कपड़े पहने उस युवक ने गर्व से कहा। मूर्ख, युवक की धमकी सुनकर लिन फैंग ने कहा। उसने अपनी तलवार उठाए और फिर बड़ी सावधानी से युवक का गला कान से कान तक काट दिया। उस क्षण सभी लोग पूरी तरह से स्तब्ध और भय से कांप रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि लिन फैंग ये सुनने के बाद कि वह हेइमो से संबंधित है, वास्तव में बिना किसी झिझक के अपने छोटे भाई की हत्या करने की हिम्मत करेगा। काले वस्त्र पहने उस युवक ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मृत्यु इतनी जल्दी आ जाएगी। जिस क्षण लिन फैंग की तलवार उसके गले में घुसी, उस समय भी वह यही आशा कर रहा था कि अपने भाई का नाम सुनकर लिन फैंग पीछे हट जाएगा। उसका आखिरी विचार यही था कि उसने इतनी मूर्खतापूर्ण हरकत करने के लिए खुद से नफरत की। उसने लिन फैंग को उकसाने के लिए खुद से नफरत की। वह लिन फैंग से इतनी नफरत नहीं करता था और लिन फैंग भी उससे इतनी नफरत नहीं करता था। जब तक उसने ऐसा नहीं किया था तब तक उनके बीच कोई बड़ी दुश्मनी नहीं थी। उसने सोचा था कि जो हुआ उसके लिए मरना बहुत बड़ी सजा होगी और उसे सच में लगा था कि लिन फैंग ऐसा नहीं करेगा। वह अंत तक मूर्ख बना रहा। कितना क्रूर और निर्दयी व्यक्ति है। क्विटिंग ने आह भरी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हेइमो के बारे में सुनकर लिन फैंग उसे मार डालेगा। लिन फैंग ने एक कपड़ा निकाला और अपनी तलवार की धार को पोंछा। फिर उसने उसे म्यान में वापस रख दिया और क्विटिंग की ओर देखा। अगर वह हेइमो का भाई ना होता तो वह इतनी धृष्टता करने और अकादमी के नियमों का उल्लंघन करने की हिम्मत कभी नहीं करता। क्या मैं सही कह रहा हूँ? लिन फैंग ने ठंडे स्वर में फर्श पर पड़े युवक के शव की ओर इशारा करते हुए कहा। क्विटिंग हैरान हुई और फिर उसने सिर हिलाया। हेइमो की प्रतिष्ठा के बिना काले कपड़े पहने वह युवक कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं करता। इसलिए असल में इसके पीछे ही मो का हाथ है। तो असल में ही मो ने ही अकादमी के नियमों को तोड़ा है। उसकी वजह से मेरे दोस्त को 100 दिनों तक दिन रात लगातार परेशान किया गया। लेकिन ही मो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? लिन फैंग ने कहा। क्विटिंग को अचानक सच्चाई का एहसास हुआ। अब उसे समझ आ गया कि लिन फैंग ने काले कपड़े पहने उस युवक को क्यों मारा था। ऐसा नहीं था कि लिन फैंग ने अपने छोटे भाई को मारते समय हेइमो के बारे में सोचा ही नहीं था, बल्कि इसके ठीक विपरीत था। लिन फैंग हेइमो को नियमों से ऊपर नहीं समझता था, बल्कि वह यही सोचता था कि उसी की वजह से लियूफी को 100 दिनों तक लगातार परेशान किया गया था। इसीलिए उसने काले वस्त्र वाले उस युवक को मार डाला। यह एक चेतावनी थी। वह अकादमी में सभी को बताना चाहता था कि जो भी उस पर या उसके दोस्तों पर हमला करेगा उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। चलो चलते हैं, लिन फैंग ने लियूफी से कहा। लियूफी, युआन शान और जिंग यून तीनों लिन फैंग के साथ चलने लगे। क्विटिंग और उस युवक का शव उनके जाने के बाद वहीं छूट गए। तुम्हारा नाम क्या है? क्विटिंग ने पूछा। लिन फैंग ने जाते हुए जवाब दिया। लिन फैंग, क्विटिंग ने फुसफुसाते हुए कहा। वह इस नाम को याद रखने का पक्का इरादा रखता था। भीड़ के बाकी लोगों ने भी उसका नाम गौर से सुन लिया। भला उस व्यक्ति का नाम कौन भूल सकता है जिसने हेइमो को उकसाने की हिम्मत की थी। लिन फैंग और बाकी लोगों के जाने के बाद भी 10वीं मंजिल लोगों से भरी हुई थी। वहां लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। 10वीं मंजिल पर एक शव पड़ा था। हैरानी की बात यह थी कि साधना टावर में किसी ने हत्या करने की हिम्मत की थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी धृष्टता कौन कर सकता है। उसी क्षण एक दुष्ट दिखने वाला युवक 10वीं मंजिल की ओर बढ़ रहा था। वह दुष्ट दिखने वाला युवक 10वीं मंजिल पर पहुंचा और जमीन पर पड़े शव को देखने लगा। उसके चेहरे के भावों में कोई बदलाव नहीं आया। वह अभी बेहद शांत दिख रहा था। उस दुष्ट दिखने वाले युवक के चारों ओर जमा भीड़ उससे दूर हट गई और उसे पर्याप्त जगह देने लगी। वे उसे ऐसे देख रहे थे मानो वह उनके बीच आया हुआ कोई देवता हो। ये हेइमो था जो अपने छोटे भाई को ढूंढते हुए टावर पर चढ़ा था। उसे किसने मारा? हेइमो ने उदासीन स्वर में पूछा। वह इतना शांत दिख रहा था कि भीड़ बुरी तरह डर गई। लिन फैंग, क्विटिंग ने जवाब दिया और फिर कहा, वह मेरे मुकाबले बहुत ताकतवर है। हेइमो चुपचाप लाश को देखता रहा। फिर उसने कहा, इसे मेरे कबीले में ले आओ और इसका नाम दोबारा जांच लो। सुनिश्चित कर लो कि नाम सही है।
अपनी बात खत्म करके ही मुंह मोड़ा और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। फिर बिना कुछ कहे वह मीनार से चला गया। डॉट 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 डॉट। जब लिन फैंग और अन्य लोग अपने महल में पहुंचे तो उसने एक गहरी सांस ली और अपने रहने के कमरे में वापस जाने के लिए तैयार हो गया। दूसरे को ढूंढने के लिए ज्यादा अधीर मत हो, उसके बगल से एक शांत आवाज आए। लिन फैंग हैरान रह गया। जो कहा गया वह बेहद अजीब था। लिन फैंग के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसने खाली भाव से लियूफी की ओर देखा। क्या तुम नाराज हो? लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए पूछा। मैं क्यों गुस्सा होऊंगी? लियूफी ने लिन फैंग की आंखों से नजरें बचाते हुए ठंडे लहजे में जवाब दिया। लिन फैंग के होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान थी और उसने कहा, चूंकि तुम नाराज नहीं हो तो मुझे तुम्हारी आवाज में कड़वाहट क्यों महसूस हो रही है? शायद तुम्हारे कान गंदे हैं और तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं देता, लियूफी ने जवाब दिया। उस आदमी को क्या दिक्कत थी जो उसे इस तरह घूर रहा था? क्या सच में? लिन फैंग ने सिर खुजाते हुए कहा। फिर मुस्कुराते हुए बोला, हम अभी अभी ट्रेनिंग से लौटे हैं, जाहिर है हम अपने अपने कमरों में जाएंगे। और आपको लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं मेन किंग से मिलने के लिए बेचैन था। क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके कमरे में आऊं? सपने देखना बंद करो, लियूफी ने पैर पटकते हुए कहा। उस आदमी को सच में मानसिक समस्या है। फिर वह तुरंत वहां से निकलकर सीधे अपने कमरे में चली गई। लिन फैंग ने लियूफी की तरफ देखा और मुस्कुराए। हालांकि वह अक्सर खराब मूड में रहती थी, लेकिन जब वह इस तरह अपनी भावनाओं को छिपाती थी तो वह सचमुच बहुत प्यारी और मनमोहक लगती थी। लिन फैंग अपने कमरे में वापस जाने की जल्दी में नहीं था, बल्कि उसने मेन किंग के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आओ, मेन किंग ने ठंडे स्वर में कहा। लिन फैंग तुरंत अंदर चला गया। उसने मेन किंग को बिस्तर पर बैठे देखा। मेन किंग ने कहा, ओह तुम वापस आ गए। मेन किंग ने अपना चेहरा अपने सुंदर घूंघट से नहीं ढका था। उसका पूरा चेहरा लिन फैंग को दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर वह झुंझलाहट से आह भर उठा। भला सृष्टिकर्ता ने ऐसी अद्वितीय सुंदरता कैसे बनाई? ये तो सरासर क्रूरता थी। पिछली दुनिया में तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी इस खूबसूरत लड़की के लिए अपनी सारी दौलत कुर्बान कर देता, लिन फैंग ने सोचा। उसकी मौजूदगी में मेन किंग पहले जैसी ठंडी नहीं थी। अगर वह उसे हर दिन एक बार मुस्कुराने पर मजबूर कर दे तो उसकी जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी। उस दिन क्या हुआ था? क्या फिर से वही हुआ है? लिन फैंग ने शांत भाव से मेन किंग के बिस्तर की ओर चलते हुए पूछा। मेन किंग ने लिन फैंग की ओर देखा, उसका हाथ हल्के से हिलाया और धीरे से कहा, क्या मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया? ये हर 6 महीने में होता है। हर 6 महीने में एक बार। बेचारी मेन किंग को हर 6 महीने में ऐसी भयानक यातना सहनी पड़ती थी। उसे ये सब क्यों सहना पड़ता था? अगर भविष्य में ऐसा दोबारा हुआ तो मुझे जरूर बताना। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह कष्ट सहो अब जब मैं यहाँ हूँ। लिन फैंग ने मेन किंग से कहा। उसकी सर्प आत्मा सारी ठंडी ऊर्जा को सोख सकती थी। इसके अलावा जितनी अधिक ऊर्जा वह ग्रहण करता, उसका सर्प उतना ही अधिक शक्तिशाली होता जाता। उसकी सर्प आत्मा इतनी रहस्यमय थी। दूसरों की ऊर्जा का उपभोग करना कोई सामान्य घटना नहीं थी। तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि उस दिन असल में क्या हुआ था, मेन किंग ने लिन फैंग को घूरते हुए कहा। वह थकान से चूर होकर लिन फैंग की छाती पर गहरी नींद सो गई थी। वह पल इतना शर्मनाक था कि वह उससे पहले क्या हुआ था ये भूल गई थी। अच्छा, तो पहले तुम मुझे बताओ कि यह ठंडी ऊर्जा कहाँ से आती है? लिन फैंग ने कहा। मैं इसके साथ ही पैदा हुई थी, मेन किंग ने जवाब दिया, जिससे लिन फैंग हैरान हो गई। वह इसके साथ पैदा हुई थी? लिन फैंग ने पहले ही सुना था कि कुछ लोग कभी कभी बीमारियों या प्राकृतिक क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं, लेकिन मेन किंग की स्थिति भयानक थी। अब तुम बताओ, मेन किंग ने कहा। लिन फैंग मुस्कुराया। फिर उसने अपने पीछे प्रकट हुए सर्प आत्मा को मुक्त किया। छोटा सा सर्प अब एक विशाल सर्प बन चुका था। वह लिन फैंग के कंधों पर कुंडली मारकर बैठ गया। उसकी आंखों से वह किसी आत्मा की बजाय असली सांप जैसा लग रहा था। उसकी दोनों आंखें मेन किंग को गहरी निगाहों से देख रही थीं। सांप को देखकर मेन किंग अवाक रह गई। वह बेहद चिंतित दिख रही थी। यह मेरी आत्मा है, मुझे अभी भी नहीं पता कि यह किस प्रकार का सर्प है। इसने पिछली बार आपके द्वारा छोड़ी गई सारी ठंडी ऊर्जा को निगल लिया और मुझे उस ऊर्जा की शक्ति प्रदान की, लिन फैंग ने कहा। मेन किंग स्तब्ध लग रही थी और वह लिन फैंग की सर्प आत्मा को खाली निगाहों से घूर रही थी। लेकिन देखते ही देखते उसका चेहरा हमेशा की तरह ठंडा और उदासीन हो गया। फिर मेन किंग ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, यह एक बेहद शक्तिशाली आत्मा है। लिन फैंग ने गहरी सोच में डूबे हुए हल्के से सिर हिलाया और कहा, यह एक सर्प आत्मा होनी चाहिए, लेकिन मुझे अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि यह किस प्रकार का सर्प है। तुम्हें कभी ना कभी पता चल ही जाएगा, मेन किंग ने उत्तर दिया। मुझे उम्मीद है, लिन फैंग ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया और कहा, मैं वापस जा रहा हूँ। अगर भविष्य में आपको किसी चीज की जरूरत हो तो तुरंत आकर मुझे बुला लेना। मेन किंग ने सिर हिलाया। लिन फैंग खड़ा हुआ और फिर उसने मेन किंग के सिर पर हाथ रखा। उसने कुछ सेकंड तक उसके बालों को सहलाया, जिससे उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। लिन फैंग मुड़कर चला गया। मेन किंग ने लिन फैंग की पीठ की ओर देखा और भौहें चढ़ा ली। क्या ये एक नाग आत्मा है? मेन किंग ने फुसफुसाते हुए कहा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि यह किसी जानवर की आत्मा है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह सांप की आत्मा ही हो। उसे पता था कि कुछ खास है, लेकिन वह बता नहीं पा रही थी कि क्या है। एक आत्मा थी जो अजीब तरह से लिन फैंग की आत्मा जैसी दिखती थी, लेकिन उसके 9 सिर थे। और वह किसी जानवर की आत्मा नहीं, बल्कि एक ड्रैगन की आत्मा थी। डॉट 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 डॉट। सुबह का समय था और चारों ओर एक विशाल क्षेत्र प्रतीत हो रहा था, जिस पर एक भी बादल नहीं था। सेलेस्टियल अकादमी में बहुत से लोग हाल की घटनाओं के बारे में गपशप कर रहे थे।
ऐसा प्रतीत होता था कि अधिकतर लोग अपनी बातचीत में बार बार एक ही शब्द का जिक्र कर रहे थे, साधना टावा और हेइमो। उस समय दो लोग सेलेस्टियल अकादमी की सबसे बड़ी सड़क पर चल रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। मैंने सुना है कि उसका नाम लिन फेंग है। पंजीकरण के दिन उसने अकादमी के 2 छात्रों जुओ कियू और बाइजे को अपमानित किया। उसका मकसद धनी और कुलीन साधकों को शर्मिंदा करना था, उनमें से एक ने कहा। साधना टावा में जो कुछ हुआ था उसकी खबर अकादमी में पहले ही व्यापक रूप से फैल चुकी थी, क्योंकि लिन फेंग ने नियमों का उल्लंघन किया था और एक छात्र की हत्या कर दी थी। ये खबर बिजली की गति से फैल रही थी, न केवल इसलिए कि लिन फेंग ने नियमों का उल्लंघन किया था, बल्कि इसलिए भी कि इसका संबंध अकादमी के सर्वश्रेष्ठ छात्रों में से एक हेइमो से था। अकादमी के 10 सर्वश्रेष्ठ छात्रों से जुड़ी कोई भी अफवाह तेजी से फैलती थी। हालांकि हेइमो रैंकिंग में शीर्ष पर नहीं था, फिर भी वह बेहद शक्तिशाली था। पंजीकरण के दिन जो हुआ वो तुम्हें किसने बताया? अगर उसने अमीर और रईस छात्रों का अपमान किया है तो वह जरूर बहुत घमंडी और अभिमानी होगा। लेकिन इस बार उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मतलब कुई टीम ने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वह हेइमो का छोटा भाई है, फिर भी उसने हैरानी से उसे मारने की हिम्मत की। ये हेइमो के लिए बहुत बड़ा अपमान है। लिन फेंग को अपने किए पर जरूर पछतावा होगा। वो कभी हेइमो को हराने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम सही कह रहे हो। अकादमी के 10 सर्वश्रेष्ठ छात्रों में से एक। लिन फेंग का भाग्य अब साथ नहीं दे रहा है, दूसरे व्यक्ति ने उसी लहजे में कहा, मानो उसे स्थिति के अपने विश्लेषण पर गर्व हो। उसी समय दूर स्थित एक स्थान पर 2 आकृतियां लोगों की भीड़ का ध्यान आकर्षित कर रही थीं। अचानक कई लोग इकट्ठा हो गए और उन आकृतियों का पीछा करने लगे। ये लोग आपस में बातचीत कर रहे 2 लोगों से लगभग 100 मीटर दूर थे। जब बातचीत कर रहे दोनों लोगों ने भीड़ में से एक आकृति को देखा तो वे दंग रह गए। हेइमो आश्चर्यजनक रूप से भीड़ में था। इतने सारे लोग हैं, जरूर कुछ तो चल रहा होगा, उन दोनों को देख रहे लोगों ने कहा। हेइमो तेज नहीं चल रहा था, लेकिन वह दृढ़ निश्चयी दिख रहा था। कुछ ही देर बाद वे उस महल के पास पहुंच गए जहां प्रथम श्रेणी के छात्र रहते थे। उसी क्षण महल से एक परछाई धीरे धीरे बाहर आ रही थी। अरे नहीं, लिन फेंग, ये तो साधना टावा वाला ही है। युआन शान ने भीड़ को अपनी ओर आते देख कहा। कुई टिंग एक दुष्ट दिखने वाले युवक के बगल में चल रही थी। युआन शान को टावा वाली घटना से वह युवक साफ तौर पर याद था। लिन फेंग चलना नहीं रुका। थोड़ी देर बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। लिन फेंग ने पहले कुई टिंग को देखा और फिर धीरे से अपना सिर उस दुष्ट दिखने वाले युवक की ओर घुमाया। फिर उसने कहा, मुझे लगता है कि यह हेइमो है। हेइमो ने लिन फेंग की ओर उदासीनता से देखा और फिर लिन फेंग को नजरअंदाज करते हुए वेनेओजू की ओर देखा। मुझे उसकी जान चाहिए, हेइमो ने अविश्वसनीय रूप से शांत भाव से कहा। लेकिन वह लिन फेंग से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि लिन फेंग की जान वेनाओजू के हाथों सुरक्षित थी। वेनाओजू ने अपने बेहद खूबसूरत चेहरे पर बस एक मुस्कान बिखेरी, जिससे वह किसी सुंदर लड़की की तरह लग रहा था। फिर उसने शांत भाव से सिर हिलाया और कहा, वह मेरा दोस्त है। अब तो ये एक समस्या है। साधना टावा में मेरा नाम सुनते ही उसने मेरे छोटे भाई को मार डाला। उसने मेरी बेइज्जती कर दी। तुम्हें इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए, हेइमो ने कहा। जो हैरानी की बात यह थी कि लिन फेंग से नहीं बल्कि वेनाओजू से इस बारे में बात कर रहा था। लिन फेंग की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जब वह वेनाओजू को घूर रहा था। वेनाओजू, जो कुछ लड़कियों से भी ज्यादा खूबसूरत थी, शायद बेहद प्रतिभाशाली थी। मैंने सुना है कि तुम्हारे छोटे भाई ने पहले अकादमी के नियमों को तोड़ा और फिर अपनी कमजोरी के कारण दूसरों से मदद मांगी। नतीजा ये हुआ कि उसकी मौत हो गई। इसके लिए सिर्फ उसकी कमजोरी ही जिम्मेदार है। वो सिर्फ अपनी कमजोरी को दोष दे सकता है। लेकिन लिन फेंग अभी यहाँ नया है, उसने अभी हाल ही में अकादमी में दाखिला लिया है। इतने कम समय में ही उसने कई लोगों को शर्मिंदा कर दिया है। उसने मुझे भी अपमानित किया है। उसे मरना ही होगा। क्या आप सहमत नहीं हैं? हेइमो ने कहा, जिससे सब लोग स्तब्ध रह गए। हेइमो लिन फेंग को मारना चाहता था, इसलिए नहीं कि लिन फेंग ने उसके छोटे भाई को मार डाला था, बल्कि इसलिए कि लिन फेंग ने हेइमो का नाम सुनकर उसके भाई को मारकर उसे अपमानित किया था। दूसरे शब्दों में, हेइमो का नाम और उसकी प्रतिष्ठा सुनने के बावजूद भी लिन फेंग ने उसके छोटे भाई को मारने की हिम्मत की थी। हेइमो उसे केवल अपनी इज्जत बचाने के लिए मारना चाहता था और कुछ नहीं। इन लोगों के लिए मान सम्मान ही उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। ये लिन फेंग के जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण थी। तुम ये भी जानते हो कि वह यहाँ नया है, तो क्या तुम, हेइमो, एक नए छात्र को धमकाने की हिम्मत करोगे? क्या तुम्हें शर्म नहीं आएगी और तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी? उसने ऐसे अपराध किए हैं जिनके लिए उसे सजा मिलनी ही चाहिए, और इसकी एकमात्र कीमत उसकी जान है। हेइमो ने वेनाओजू की बातों को अनसुना करते हुए कहा। फिर उसने ठंडे और उदासीन स्वर में कहा, तुम अभी उसकी रक्षा कर सकती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम हमेशा उसके साथ रहोगी। अगर किसी भी समय तुम उसके साथ नहीं रही तो मैं उसे आसानी से मार डालूंगा। मुझे कौन रोक सकता है? अपनी बात खत्म करते हुए उसने वेनाओजू की ओर देखना बंद कर दिया और लिन फेंग की ओर देखा। तुम वाकई बहुत होशियार हो और जो कुछ भी हुआ है उससे तुम बहुत खुश होगे। तुम एक समझदार छोटे लड़के हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारी अपनी मौत का कारण बनाया है? हेइमो ने ठंडे लहजे में कहा और फिर जोड़ा, या तुम्हें सच में लगता है कि तुम पूरी जिंदगी वेनाओजू के पीछे छिप सकते हो? क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई? लिन फेंग ने हेइमो को यह देखकर ठंडे लहजे में कहा कि वह बोलना बंद नहीं कर रहा है। लिन फेंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो अकादमी के 10 सर्वश्रेष्ठ छात्रों में से एक भी उसे डरा या परेशान नहीं कर पा रहा हो। लिन फेंग की बात सुनकर हेइमो ने ठंडी मुस्कान दी। उसकी मुस्कान किसी तलवार की तरह तीखी थी। फिर उसने कहा, मेरी बात खत्म हो गई, अब क्या?
अब क्या करें? लिन फैंग ने सिर हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, अब अगर आपकी बात खत्म हो गई है तो मुझे भी कुछ बातें कहनी है। आपका छोटा भाई एकदम निकम्मा था, उसे दूसरों की कोई परवाह नहीं थी। उसने मेरा साधना कक्ष चुराने की कोशिश की, इसलिए मुझे उसे वहां से निकालना पड़ा, लेकिन आपका छोटा भाई होने के कारण वह खुद को अजेय समझता था। फिर उसने अकादमी के नियमों को तोड़ा और आपकी मदद से 3 महीने तक रोज मेरी सहेली को परेशान किया। उसने उसे अपमानित किया और उसके प्रशिक्षण में बाधा डाली। क्या उसे मारना मेरा गलत फैसला था? लिन फैंग ने हेइमो की ओर देखते हुए कहा, तुमने उसे मार डाला, तुम वाकई सही थे, लेकिन हेइमो ने बोलना जारी रखना चाहा, लेकिन लिन फैंग ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, तुम पहले ही कह चुके हो कि तुम्हारी बात खत्म हो गई है, तो कृपया चुप हो जाओ। क्या? भीड़ स्तब्ध रह गई। वह आदमी वाकई बहुत आक्रामक था और अचानक ही हेइमो को चुप रहने के लिए कहने की हिम्मत कर बैठा। उसे लगा कि वह ऐसा व्यवहार सिर्फ इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वेनाउजू उसके बगल में खड़ी है। हेइमो अचंभित रह गया, लेकिन तुरंत बोला, ठीक है, जारी रखो। तुमने खुद ही कहा था, मैंने उसे मारकर सही किया। तुम्हारे छोटे भाई ने अकादमी के नियमों को तोड़ा और यह स्पष्ट रूप से इसलिए हुआ क्योंकि तुमने उसे ऐसा करने दिया था। इसलिए क्योंकि तुमने अपने छोटे भाई को मुझे अपमानित करने की कोशिश करने की अनुमति दी, तुमने अप्रत्यक्ष रूप से मेरी बेइज्जती करवाई। जब वह मुझे मारना चाहता था तो तुम खुशी खुशी उसका साथ दे रहे थे। तो पहले तुमने मेरी बेइज्जती करवाई और अब जब योजना के अनुसार काम नहीं हुआ तो अपनी बेइज्जती पर गुस्सा कर रहे हो। क्या तुम इतने मूर्ख हो कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी ताकत के कारण जानबूझकर तुम्हारी बेइज्जती करूंगा? लिन फैंग ने सख्त स्वर में कहा, जिससे पूरी भीड़ एक बार फिर स्तब्ध रह गई। बिल्कुल सही, इस तरह के लोग केवल अपने नजरिए से ही चीजों को देख पाते हैं और दूसरों के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाते। अगर तुम्हारी बात सच भी है तो फिर क्या? हेइमो ने उदासीन स्वर में कहा, तो फिर क्या? मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं जो खुद को दुनिया से श्रेष्ठ समझते थे। मैंने हमेशा उन्हें उनकी मूर्खता और बेतुकीपन का एहसास कराया है। लिन फैंग ने ठंडे लहजे में कहा। फिर उसने आगे कहा, तुम्हें लगता होगा कि मैं ये सब सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वेनाउजू यहाँ है। लेकिन वेनाउजू यहाँ हो या ना हो, तुम में मुझे मारने की शक्ति नहीं है। मेरी बात को झुठलाने की कोशिश मत करो। तुम जब चाहो मुझे जान से मारने की कोशिश कर सकते हो और देखोगे कि मेरी जान लेने की कोशिश करने पर क्या होता है। जैसा कि तुमने कहा, जब कोई अपराध करता है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए और कभी कभी इसकी कीमत तुम्हारी जान होती है। लिन फैंग ने बेहद धमकी भरे लहजे में कहा। भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने भौहें चढ़ा ली। लिन फैंग न केवल ये कह रहा था कि वेनाउजू वहां हो या न हो, हेइमो से मार नहीं सकता, बल्कि वह ये भी कह रहा था कि हेइमो को मारने की कोशिश में उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन युआन शान को लिन फैंग की कही बात पर कोई संदेह नहीं था। वह लिन फैंग की रक्षा करने वाली रहस्यमयी लड़की के बारे में जानता था। उसने उसकी शक्ति को स्वयं देखा था। हेइमो अचंभित रह गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें अपने बारे में बहुत ही ऊंची राय है। मैंने कभी खुद को बहुत ऊंचा नहीं समझा और न ही कभी घमंडी रहा हूं, न ही कभी खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझा है। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं जो दूसरों के जीवन के बारे में ऐसे बात करता है मानो वो मेरे हाथ में हो। क्या ये अपने आप में ही बहुत बड़ा घमंड नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया में सबसे ऊपर हो? मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, तुमने किस ऊर्जा स्तर को पार किया है? अहंकारी, दुनिया से बहुत ऊपर। हेइमो ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें अपनी 2 उंगलियों के बीच पकड़कर आसानी से मार सकता हूं। मैंने 6ठी लिंची परत को पार कर लिया है। और तुम इतनी अकड़ दिखाने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम तो हास्यास्पद हो, मजाक कर रहे होगे। लिन फैंग ने जोर से हंसते हुए बीच में ही टोक दिया। फिर उसने कहा, तुमने अभी केवल 6ठे लिंची स्तर को ही पार किया है और तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ साधकों में से एक हो। यहाँ तक कि यह भी कह रहे हो कि तुम मुझे उंगलियों के बीच में रखकर मार सकते हो। मजाक कर रहे होगे। 6ठे लिंची स्तर को पार करना कोई असाधारण बात नहीं है। कितना हास्यास्पद है। दुनिया बहुत विशाल है, लाखों करोड़ों प्रतिभाशाली लोग हैं और तुम खुद को खास और दूसरों को अपने से नीचा समझते हो। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, तुम एक छोटे से चूहे की तरह हो जो सिर्फ 1 इंच ही देख सकता है। कितने प्रभावशाली शब्द हैं, कितने तीखे तर्क हैं। भीड़ में से कुछ लोगों ने लिन फैंग द्वारा मौखिक रूप से परेशान किए जा रहे हेइमो को देखते हुए कहा। हेइमो ने वास्तव में केवल 6ठे लिंची स्तर को ही पार किया था, जिसे बाहरी दुनिया में अत्यंत शक्तिशाली साधक नहीं माना जाता था, लेकिन अकादमी में कोई भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करता था। लगभग कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। यहाँ तक कि 7वें ची स्तर के कुछ छात्र भी उससे लड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन ये कहना कि 6ठी लिंची परत साधना के मार्ग पर पहले से ही आश्चर्यजनक रूप से उच्च स्तर पर है, स्पष्ट रूप से एक अतिशयोक्ति होगी। उसका दिल उसके व्यक्तित्व जितना ही कुरूप था। लिन फैंग कुछ क्षणों के लिए रुका और फिर बोला, बेशक तुम शायद सोचते होगे कि तुम असाधारण हो क्योंकि तुम अकादमी के 10 सर्वश्रेष्ठ छात्रों में से एक हो, लेकिन साधना की दुनिया में तुम एक नन्हे से व्यक्ति हो। इसलिए अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, 3 महीने बाद मैं तुम्हें जीवन मरण की लड़ाई के लिए चुनौती देना चाहता हूँ, क्या तुम इसे स्वीकार करने का साहस रखते हो? लिन फैंग ने कहा। पूरी भीड़ अचंभित रह गई। लिन फैंग ने अकादमी के 10 सर्वश्रेष्ठ छात्रों में से एक हेइमो को चुनौती देने का साहस दिखाया। उसने तो उसे जीवन मरण की लड़ाई के लिए भी चुनौती दे दी। लिन फैंग ने अभी अभी अकादमी में दाखिला लिया था, उसे पता नहीं था कि वह क्या कर रहा है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि हेइमो कितना शक्तिशाली है। वह छोटा लड़का खुद ही अपना विनाश कर रहा है। वह पागल हो गया है। भीड़ लिन फैंग के बारे में तरह तरह की बातें कर रही थी। किसी को भी विश्वास नहीं था कि लिन फैंग जीत सकता है। सभी का मानना था कि वह लापरवाही से काम कर रहा है और उसने अपनी बुद्धि खो दी है। लिन फैंग के दोस्त भी हैरान थे और उन्हें उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था।
वे जानते थे कि लिन फैंग ताकतवर तो था, लेकिन वह निश्चित रूप से हेइमो को हरा नहीं सकता था। यह तो सरासर पागलपन था। वे नाओजू लिन फैंग को देख रही थी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे नहीं लगता था कि लिन फैंग कभी भी युद्ध जीत पाएगा। बेशक लिन फैंग हेइमो को चुनौती देकर उसे अपमानित कर रहा था। अकादमी में अभी अभी दाखिला लेने वाले एक छात्र ने उसके भाई को कई बार अपमानित किया और फिर उसे जीवन मरण की लड़ाई के लिए चुनौती दी। उसकी सारी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई थी। हेइमो को पूरा यकीन था कि जो कुछ भी हो रहा है वह अंततः अकादमी में फैल जाएगा और वह जानता था कि अन्य उच्च श्रेणी के छात्रों को भी जल्द ही इसके बारे में पता चल जाएगा। उस क्षण हेइमो का दुष्ट चेहरा और भी अधिक दुष्ट और भयावह लग रहा था। उसकी आंखों में जलती हुई लपटें थीं। वह बेहद भयानक दिख रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सारी इज्जत चली गई है? लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। फिर उसने कहा, तुम तो फिर से अपनी इज्जत खो रहे हो, लेकिन मेरा क्या? खासकर जब तुम इतने सारे लोगों को साथ लाए हो। क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि मेरी भी इज्जत जाएगी? इसलिए आपको मुझे उस नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी प्रतिष्ठा वापस पाना चाहते हैं तो मैं आपसे 3 महीने बाद मिलूंगा। सबको दिखा दीजिए कि आप हेइमो घमंडी होने का जोखिम उठा सकते हैं, क्योंकि आप वास्तव में एक अद्भुत साधक हैं। हेइमो गुस्से से आग बबूला लग रहा था। उसने लिन फैंग की ओर देखा और कहा, 3 महीने में तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम वास्तव में कितने दयनीय और लाचार हो। जब उसकी बात खत्म हुई तो हेइमो मुड़कर चला गया। पूरी भीड़ अचंभित रह गई। हेइमो ने चुनौती स्वीकार कर ली थी। 3 महीने बाद वह लिन फैंग को उस चुनौती पर हमेशा के लिए पछतावा करवा देगा। भीड़ ने पहले दूर से हेइमो की पीठ को देखा और फिर लिन फैंग की ओर देखा। वे बेहद उत्साहित थे और उस लड़ाई को देखने के लिए बेताब थे। लिन फैंग ने उसे इस तरह की लड़ाई के लिए चुनौती कैसे दी? उसने किस ताकत के सहारे उसे जीवन मरण की लड़ाई के लिए चुनौती दी? 3 महीने के भीतर हेइमो काफी मजबूत हो जाएगा और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पा लेगा। 3 महीने बहुत जल्दी बीत जाएंगे। साधना की दुनिया में यह कोई बहुत लंबा समय नहीं होता। चलो चलते हैं, लिन फैंग ने अपने दोस्तों की ओर देखते हुए कहा। फिर वे अकादमी के निकास द्वार की ओर चलने लगे। वे नाओजू ने लिन फैंग की ओर देखते हुए कहा, हेइमो लिंगची के 6ठे स्तर के शिखर पर है। यहाँ तक कि 7वें स्तर के कुछ छात्र भी उसे युद्ध के लिए चुनौती देने की हिम्मत नहीं करते। अकादमी में तो लगभग कोई भी उसे हरा नहीं सकता। और तुम किस स्तर पर हो? 4थे या 5वें स्तर पर। तुम उसे कभी नहीं हरा सकते। इसके अलावा हेइमो लिंगची के 6ठे स्तर के शिखर पर है और जल्द ही उससे आगे निकल जाएगा। अभी तो उसे हराना ही तुम्हारे लिए बेहद मुश्किल होगा, आगे बढ़ने के बाद तो और भी मुश्किल होगा। लिन फैंग मुस्कुराया। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि यह आसान नहीं होगा। फिर उसने एक उदासीन स्वर में कहा, मुझे जल्दी से जल्दी दूसरों से अधिक शक्तिशाली बनना होगा। वे नाओजू ने सिर हिलाया। उसे वास्तव में समझ नहीं आया कि लिन फैंग का क्या मतलब था। इसका हेइमो से क्या लेना देना था? लिन फैंग ने वे नाओजू के चेहरे के भाव देखकर कहा, ताकत अक्सर खतरे में होने पर ही मिलती है। मजबूत बनने के लिए आपको अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। लिन फैंग का नाम सुनकर वे नाओजू दंग रह गई। ताकतवर बनने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना। लिन फैंग वाकई बेहद डरावना इंसान था। अकादमी में सभी को जल्द ही पता चल गया कि लिन फैंग ने हेइमो को जीवन और मृत्यु की लड़ाई के लिए चुनौती दी थी। ये खबर सिर्फ सैन्य छात्रों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि राजनीतिक रणनीतियों का अध्ययन करने वाले लोगों के साथ साथ हत्यारे छात्रों ने भी इसके बारे में सुना था। लोग लिन फैंग पर ध्यान देने लगे थे। आखिर वो कौन था? वो अचानक कहीं से प्रकट हुआ था और उसे सारी सुविधाओं के साथ अकादमी में दाखिला मिल गया था, बिना किसी नुकसान के। उप प्रधानाचार्य खुद उसे बुलाने गए थे। क्यों? जब लोग लिन फैंग की असलियत जानने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें उसके बारे में मिली जानकारियों में विरोधाभास देखकर हैरानी हुई। एक तरफ तो ऐसा लगता था कि लिन फैंग का समाज में ऊंचा रुतबा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी लगता था कि वह निचले सामाजिक वर्ग से है। और यही हाल उसकी हर जानकारी में था। उसके बारे में इतनी विरोधाभासी बातें थीं मानो उसे कृत्रिम रूप से बनाया गया हो और मानो कोई जानबूझकर उसकी असली पहचान को लेकर सबको भ्रमित करना चाहता हो। अगर यह सचमुच किसी बाहरी व्यक्ति की कार्रवाई का नतीजा था तो यह वाकई भयावह होगा। यह तो लिन फैंग को सारी शक्ति सौंपने जैसा होगा। लेकिन लिन फैंग को इन सब बातों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। युआन शान और वे नाओजू अकादमी में मौजूद नहीं थे। उस समय उनके सामने एक विशाल दीवार खड़ी थी। वह विशाल दीवार एक छोटे से कस्बे को घेरे हुए थी। वह कस्बा शाही शहर के भीतर स्थित था। उनकी आंखों के सामने की दीवार इतनी चौड़ी थी कि उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह अनंत हो। चलो अंदर चलते हैं, वे नाओजू ने बाकी लोगों से कहा। वे छोटे शहर के बड़े द्वार की ओर चलने लगे। कृपया हमें जाने दीजिए, वे नाओजू ने प्रवेश द्वार के रक्षकों को एक पवित्र पत्थर सौंपते हुए कहा। आश्चर्यजनक रूप से यह मध्यम गुणवत्ता का पवित्र पत्थर था। इसके अलावा लिन फैंग ने देखा कि केवल वे नाओजू को ही कर नहीं देना पड़ता था, बल्कि प्रवेश करने की इच्छा रखने वाले हर व्यक्ति को कर देना पड़ता था। देखते ही देखते लिन फैंग और बाकी लोगों के सामने चेहरों का एक विशाल समूह प्रकट हो गया। रंग बिरंगा बाजार विशाल और चहल पहल से भरा हुआ था। यह क्या है? लिन फैंग की आंखें सिकुड़ गईं। यह दृश्य लिन फैंग को किसी प्राचीन वस्तुओं के बाजार की याद दिला रहा था। यह शाही शहर का सबसे व्यस्त इलाका है। आपको जो भी चाहिए या जो भी करना चाहते हैं आप यहाँ आ सकते हैं और आपको वह मिल जाएगा। यहाँ सब कुछ संभव है, वे नाओजू ने लिन फैंग को समझाया। लिन फैंग के बगल में खड़ी लियू फी उत्साहित लग रही थी और बोली, मैंने उस जगह के बारे में सुना तो था, लेकिन मैं पहले कभी यहाँ नहीं आई थी। यह मेरी कल्पना से भी कहीं अधिक जीवंत लग रहा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शाही शहर इतना समृद्ध है। अब मुझे इसका कारण समझ में आ गया है। लिन फैंग ने सिर हिलाया और वे नाओजू मुस्कुरा रही थी।
लिन फैंग, तुम्हें यहाँ कई खूबसूरत औरतें मिलेंगी जिनके साथ तुम खूब मजे कर सकते हो, वेन आउजू ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन फैंग दंग रह गया और लियूफी गुस्से से लाल हो उठी। लियूफी की नजर देखकर लिन फैंग कांप गया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन वह बेहद अजीब लग रहा था। वेन आउजू ने ऐसा क्यों कहा? इसके अलावा अगर आपके पास पर्याप्त पवित्रता पत्थर हैं तो आप इस जिले में बहुत आसानी से आ सकते हैं। आप हथियार और यहाँ तक कि लोग भी खरीद सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको यहाँ पवित्र कुंवारी लड़कियां और गुलाम भी मिल सकते हैं। आपको यहाँ कुछ बहुत ही मूल्यवान युद्ध कौशल और फुर्तीली तकनीकें भी मिल सकती हैं, वेन आउजू ने कहा। लिन फैंग स्तब्ध रह गया। हथियार, औरतें, गुलाम, हुनर और तकनीकें, भला कोई भी इन चीजों को पाने के लालच से बच नहीं सकता। इसीलिए इस जगह पर इतनी भीड़ थी। इसलिए जिसके पास पर्याप्त शुद्धता पत्थर होते थे वह यहाँ लगभग अपनी मनचाही कोई भी चीज पा सकता था। यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं थी जो बिक्री के लिए उपलब्ध न हो। हमें अक्सर बाजार आना चाहिए, लिन फैंग ने सोचा। वेन आउजू ने जिन चीजों की सूची बनाई थी उनमें से कई चीजों में लिन फैंग की दिलचस्पी थी। उदाहरण के लिए गुलाम। बेशक एक सच्चा साधक उस पहली जगह पर नहीं जाएगा जिसके बारे में मैंने बात की थी, जहां महिलाओं के साथ मौज मस्ती की जाती है। ऐसी जगहों पर केवल धनी लेकिन पतित और भ्रष्ट लोग ही जाते हैं। सच्चे साधक दूसरे इलाकों में जाते हैं। एक तो बाजार जिला है और दूसरा वह जगह है जहां हमारी अकादमी के सैन्य छात्र हमेशा जाते हैं, वेन आउजू ने कहा और फिर लिन फैंग को असमंजस में रखना बंद कर दिया। कौन सा जिला? लिन फैंग ने पूछा, जो स्पष्ट रूप से बहुत उत्सुक था। अकादमी के सैन्य छात्र हमेशा कहाँ जाते हैं? लोगों से भरी एक जगह जो अक्सर एक भयानक जगह होती है जहां किसी का मन शांत नहीं रह सकता, लेकिन ऐसी जगह प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करने की जगह है। यह एक युद्ध क्षेत्र है। तुम प्रिजनर एरिना की बात कर रहे हो? अचानक लियू फेई ने कहा। जी हाँ, ये वही कैदी अखाड़ा है। यह इतनी खतरनाक जगह है कि हमारी अकादमी के कुछ सैन्य छात्र भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करते, वेन आउजू ने कहा और फिर आगे जोड़ा, लिन फैंग, वह जगह तुम्हारे लिए एकदम सही है। अगर तुम जल्दी से ताकतवर बनना चाहते हो तो यही वह जगह है। कैदी अखाड़ा, लिन फैंग ने फुसफुसाते हुए कहा। फिर उसने पूछा, कैदी अखाड़ा किस तरह की जगह है? कैदी अखाड़ा, खैर आपको खुद जाकर देखना होगा, वेन आउजू ने हंसते हुए कहा। वे तुरंत चलने लगे। लिन फैंग ये जानने के लिए बेहद उत्सुक था कि यह युद्ध क्षेत्र कैसा होगा। बाजार किसी शहर के भीतर बसे शहर जैसा था। यह बेहद विशाल था और इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। वे तेजी से चल रहे थे लेकिन आधा घंटा बीत जाने के बाद भी वे कैदी अखाड़े तक नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन उसी क्षण लिन फैंग को अनेकों आवाजें सुनाई दी। अचानक उसके सामने लोगों की एक विशाल भीड़ जमा हो गई। वह केवल उनकी पीठ देख पा रहा था, यह नहीं देख पा रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। लिन फैंग और उसके दोस्त ये देखने के लिए पास आने लगे कि क्या हो रहा है। आवाजें तेज होती जा रही थीं। वह जगह विशाल और एक वलय के आकार की थी। वह बहुत बड़ी थी। उस विशाल वलय के आकार के स्टेडियम के बीच में कई गड्ढे थे। उन सभी में नीचे जाने या ऊपर आने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। लिन फैंग, ये कैदी अखाड़ा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अखाड़े के अंदर लाखों लोग हैं। ये हर दिन, पूरे दिन ऐसा ही रहता है, वेन आउजू ने लोगों के विशाल जनसमूह की ओर इशारा करते हुए कहा। लाखों लोग, लिन फैंग ने हैरानी से कहा। यह तो बहुत बड़ी संख्या थी। और ये तो हर दिन होता था। ये लगभग असहनीय था और कल्पना करना भी मुश्किल था। फिर वे सीढ़ियों से नीचे उतरे और दूर खड़ी भीड़ को देखने लगे। ये गड्ढा इतना गहरा था कि यह एक गहरी खाई जैसा दिखता था और इसमें कई अवलोकन मंच बने हुए थे। घाटी के बिल्कुल मध्य में परछाइयों से भरा एक विशाल चांदी का पिंजरा था। कैदी, लिन फैंग को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि उस जगह को कैदी अखाड़ा क्यों कहा जाता था। यह उसे प्राचीन रोम की उस पुरानी दुनिया की याद दिलाता था जहां कुलीन लोग कोलिजियम में गुलामों और जंगली जानवरों की लड़ाई देखा करते थे। लेकिन उस क्षण लिन फैंग की आंखों के सामने का दृश्य कहीं अधिक प्रभावशाली था। उसे देखकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई, मानो उसकी आत्मा उत्साह से कांप रही हो। उस पिंजरे में हर दिन एक लड़ाई होती है, या तो एक साधक किसी खूंखार जानवर से लड़ता है या एक साधक दूसरे साधक से। और मुक्त होने का एकमात्र तरीका है लड़ाई के दौरान अपने प्रतिद्वंद्वी को मार गिराना। वेन आउजू ने लिन फैंग से कहा। यह एक भयानक बात थी, इसीलिए कुछ लोग इस जगह से दूर रहना पसंद करते थे। प्रत्येक युद्ध के परिणामस्वरूप या तो एक साधक की मृत्यु होती थी या एक खूंखार जानवर की। हर साल हमारी अकादमी के कुछ छात्र यहाँ मर जाते हैं। लाशों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वेन आउजू ने विशाल पिंजरे को देखते हुए कहा। फिर धीरे से बोला, यहाँ जाने की हिम्मत सिर्फ सबसे बलवान और साहसी साधक ही करते हैं। वे सच्चे योद्धा हैं, क्योंकि उस पिंजरे के अंदर की परिस्थितियां असली युद्ध क्षेत्र जैसी ही होती हैं। उस पिंजरे के बीचों बीच जीतने वाले जीवित रहते हैं और हारने वाले मर जाते हैं। ये सचमुच किसी युद्ध क्षेत्र जैसा था। 9 बादलों के महाद्वीप में साधकों का सम्मान और आदर किया जाता था। साधक साधना को बहुत गंभीरता से लेते थे क्योंकि यह उनके जीवन का एक हिस्सा था। इसीलिए वे अपनी साधना क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए जान जोखिम में डालने से भी नहीं हिचकिचाते थे। साधना का मार्ग व्यक्तिगत चुनौतियों से भरा था और सफलता की कुंजी दृढ़ संकल्प था। कैदी अखाड़े के नियम क्या हैं? लिन फैंग ने पूछा। पिंजरे का प्रभारी ही तय करता है कि कौन किससे लड़ेगा। बेशक वह हमेशा लोगों का मुकाबला समान स्तर के अन्य साधकों या खूंखार जानवरों से ही करवाता है, अन्यथा लड़ाई निरर्थक नरसंहार बन जाएगी, वेन आउजू ने समझाया। लिन फैंग ने हल्के से सिर हिलाया। अगर किसी को अपने ही स्तर के प्रतिद्वंद्वी से लड़ने का काम न सौंपा जाए तो बहुत से लोग अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से लड़ने का जोखिम उठाकर पिंजरे में उतरने की हिम्मत नहीं करेंगे। वैसे अगर आप पिंजरे में लड़ाई हार जाते हैं तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन अगर आप जीत जाते हैं तो आपको भारी मात्रा में पवित्रता पत्थर मिल सकते हैं।
इसीलिए हमारे कई साथी शिष्य यहाँ लड़ने आते हैं और फिर अकादमी के साधना टावर में वापस जाकर अपने पवित्रता पत्थरों का उपयोग करते हैं और फिर वापस यहाँ आ जाते हैं। इससे उनकी साधना की गति चरम सीमा तक बढ़ जाती है। बेशक ये बेहद खतरनाक भी है। बार बार मौत को चुनौती देना ही वास्तव में मजबूत बनने का सबसे अच्छा तरीका है। खतरनाक परिस्थितियों में मौत और भाग्य साथ साथ मौजूद होते हैं, वेन आओजू ने गंभीर स्वर में कहा। लिन फैंग स्तब्ध रह गया। वेन आओजू के बारे में सुनकर ऐसा लग रहा था कि वह अक्सर इस जगह पर आता जाता रहता है। उसके सुंदर मासूम चेहरे को देखकर यह कल्पना करना मुश्किल था कि यह लड़का ऐसी जगह पर जाएगा। वे अभी भी चल रहे थे और उसी समय लिन फैंग जहां था वहां से पिंजरे के अंदर का दृश्य स्पष्ट रूप से देख सकता था। पिंजरे का भीतरी भाग अविश्वसनीय रूप से विशाल था और उसे ढकने वाला पिंजरा ऐसा प्रतीत होता था मानो वह सीधे स्वर्ग से गिरा हो और लोगों को अंदर फंसा लिया हो। पिंजरे को दो भागों में बांटा गया था, एक तरफ साधकों के बीच लड़ाई होती थी जबकि दूसरी तरफ साधकों और खूंखार जानवरों के बीच लड़ाई होती थी। दोनों पक्षों को देखने के लिए बने चबूतरे अलग अलग थे। लोग अपनी पसंद के अनुसार किसी भी प्रकार की लड़ाई देखने के लिए स्वतंत्र थे। उसी क्षण लिन फैंग के सामने खड़ी कुछ परछाइयों का एक समूह मुड़ा और उनकी ओर देखने लगा। मानो वेन आओजू को इसकी बहुत पहले से उम्मीद थी। उसने अपनी जेब से मध्यम गुणवत्ता के 6 शुद्धता वाले पत्थर निकाले और उन्हें उस व्यक्ति को सौंप दिया जो एक तरफ हट गया और उन्हें आगे जाने दिया। पहली 10 पंक्तियों की कीमत काफी ज्यादा है, लेकिन लड़ाई को साफ साफ देखने के लिए ये सबसे अच्छी जगह भी है, वेन आओजू ने कहा। लिन फैंग हैरान रह गया। एक व्यक्ति के लिए मध्यम गुणवत्ता का एक शुद्धता पत्थर, ये तो बहुत ही महंगा है, हद से ज्यादा महंगा। सेलेस्टियल एकेडमी के साधना टावर में 4वीं से 10वीं मंजिल तक एक महीने के अभ्यास के लिए मध्यम गुणवत्ता का एक शुद्धता पत्थर ही काफी था। यह कोई कम कीमत नहीं थी। नहीं, ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है, ये तो सस्ता है। जरा सोचिए किस तरह के लोग यहाँ आएंगे और देखने के प्लेटफार्मों की सबसे अच्छी पंक्तियों में बैठेंगे। वेन आओजू ने सिर हिलाते हुए कहा। वे लोग जो लड़ने के लिए पिंजरे में प्रवेश करना चाहते थे और वे धनी लोग जिनके पास पहले से ही बहुत सारे पवित्रता पत्थर थे, लिन फैंग ने कहा। आप सही कह रहे हैं। इसके अलावा अगर वे पिंजरे के अंदर लड़ाई जीत जाते हैं तो उन्हें कम से कम 10 मध्यम गुणवत्ता वाले शुद्धता पत्थर मिलेंगे। अगर वे हार जाते हैं तो उन्हें किसी शुद्धता पत्थर की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि वे मर जाएंगे, वेन आओजू ने कहा। फिर उन्होंने दर्शक मंच की तीसरी पंक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, चलिए वहीं बैठते हैं। ठीक है, लिन फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा। पहली 10 पंक्तियों में ज्यादा लोग नहीं बैठे थे। आखिरकार पिंजरे में प्रवेश करने की इच्छा रखने वाले और बर्बाद करने के लिए पर्याप्त पवित्रता पत्थर रखने वाले लोग मिलना मुश्किल था। जब लिन फैंग बैठा तब तक एक लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। पिंजरे के अंदर एक गुलाम ने अपने प्रतिद्वंदी की छाती में हाथ डालकर उसका दिल निकाल लिया। दृश्य बेहद भयावह और निर्मम था। गुलाम ने दिल को हवा में ऊपर उठा रखा था और चारों ओर खून टपक रहा था। लेकिन भीड़ को ऐसे तमाशे देखने की आदत थी। जैसे ही उन्होंने ये दृश्य अपनी आंखों के सामने घटते देखा, वे अचानक उत्साह से चिल्लाने लगे। लियूफी और जिंग यून ने भौहें सिकुड़ी, उन्हें जी मिचलाने लगा। लिन फैंग शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह ये सब देखकर थोड़ा दुखी भी था। उस दुनिया में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं थी। कमजोर लोग बेकार थे और उन्हें आसानी से हटाया जा सकता था। लिन फैंग अभी भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था। अगर आपको अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा नहीं है तो पिंजरे में उतरना बेकार है, लिन फैंग ने सिर हिलाते हुए सोचा। लिन फैंग, अगर तुम्हारा प्रतिद्वंदी तुम्हारे ही स्तर का हो तो क्या तुम किसी खूंखार जानवर से लड़ना पसंद करोगे या किसी साधक से? वेन आओजू ने बेहद उत्सुकता से पूछा। खूंखार जानवर, लिन फैंग ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। लिन फैंग के जवाब से वेन आओजू हैरान रह गई, लेकिन मुस्कुराते हुए उसने तुरंत जवाब दिया, तुम सही कह रहे हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर प्रतिद्वंदी समान स्तर का हो तो एक खूंखार जानवर एक साधक से ज्यादा शक्तिशाली होगा, लेकिन पिंजरे में ऐसा नहीं होता। साधना करने वाले गुलाम को नहीं पता होता कि उसकी मृत्यु कब होगी। साधना करने वाले गुलाम खूंखार जानवरों से भी ज्यादा क्रूर और खूनी होते हैं। वे दुष्वप्न के राक्षसों से भी ज्यादा भयानक होते हैं। कभी कभी आपको लग सकता है कि आप अपने प्रतिद्वंदी से ज्यादा मजबूत हैं, लेकिन पिंजरे में मामला अलग होता है। आपको लग सकता है कि आप मजबूत हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि अंत में आप ही आखिरी बचे हों। जिंदा रहने के लिए कुछ लोग कुछ भी करने को तैयार थे। लिन फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक खूंखार जानवर से लड़ने के मेरे फैसले का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या सचमुच? वेन आओजू ने बहुत आश्चर्यचकित होकर पूछा। सचमुच, लिन फैंग ने जवाब दिया और फिर आगे कहा, साधना करने वाले गुलाम हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार वे भी इंसान हैं जो बुनियादी मानवाधिकारों के हकदार हैं और मेरे लिए वे अभी भी निर्दोष लोग हैं जिन्होंने मुझे उकसाया नहीं है। लिन फैंग के जवाब से वेन आओजू आश्चर्यचकित रह गई और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। तुम्हें लगता है कि साधना करने वाले गुलाम बेहद क्रूर और निर्दयी हैं, लेकिन अगर वे पिंजरे में प्रवेश करने वालों को मारते हैं तो ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उनकी जान को सचमुच खतरा होता है। और सबसे बुरी बात यह है कि जो लोग पिंजरे में प्रवेश करते हैं और इन साधना करने वाले गुलामों से जान की बाजी लगाकर लड़ते हैं, वे ऐसा सिर्फ कुछ पवित्रता पत्थरों के लिए करते हैं। जहां तक मेरा सवाल है, मैं किसी को तब तक नहीं मार सकता जब तक कि मैं उनसे किसी ऐसी बात के लिए नफरत न करता जो उन्होंने मेरे या मेरे दोस्तों के साथ की हो, वरना मेरा अंतरात्मा बहुत दोषी महसूस करेगा। लिन फैंग यह नहीं सोचता था कि वह एक अच्छा इंसान है या वह अकेले दुनिया को बचा सकता है, लेकिन कुछ नैतिक मूल्य और सिद्धांत उसके दिल में बसे हुए थे और वह उन्हीं के अनुसार जीवन व्यतीत करेगा। साधना के मार्ग पर लिन फैंग का मानना था कि सद्गुण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दृढ़ संकल्प। लिन फैंग की बातें सुनने के बाद वेन आओजू को पहली बार लगा कि इस जगह में कुछ गड़बड़ है। भले ही ये लोग साधना के गुलाम हों, फिर भी वे इंसान ही हैं।
वे भी इंसान थे, लेकिन इस दुनिया में लिन फैंग जैसी करुणा दिखाने वाले लोग बहुत कम थे। इस वातावरण में जन्म लेने के बाद कई लोग अपने आसपास की दुनिया की तरह ही क्रूर और रक्तपिपासु बन जाते हैं। अधिकांश लोगों का एकमात्र लक्ष्य किसी भी कीमत पर ताकतवर बनना था। इसी उद्देश्य से वे निर्दयतापूर्वक दूसरों की हत्या करते थे। लोगों को मारना उनके लिए एक सामान्य बात थी। शायद आप सही कह रहे हैं। भविष्य में मैं केवल खूंखार जानवरों से ही लड़ूंगी, वेन आओजू ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी क्षण उनके पीछे से एक आवाज आई, सैन्य छात्रों, दुनिया की हालत से नाखुशी कब से शुरू हो गई और तुम कब से सहानुभूति जताने लगे? कितना हास्यास्पद है। वेन आओजू और लिन फैंग ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें शानदार कपड़े पहने लोगों का एक समूह दिखाई दिया। वे बेहद घमंडी लग रहे थे। राजनीति के छात्र, लिन फैंग ने भौहें चढ़ाईं। उनमें से एक छात्र को लिन फैंग ने पहचान लिया। उसने उसे पहले ही एक थप्पड़ मारा था। बाइजे, सेलेस्टियल अकादमी में सैन्य रणनीति का अध्ययन करने वाले और सरकारी मामलों का अध्ययन करने वाले छात्रों के बीच आमतौर पर अच्छे संबंध नहीं होते थे। इन दोनों श्रेणियों के छात्रों के बीच हमेशा से तनाव बना रहता था। न केवल सैन्य छात्र कैदी अखाड़े में आना पसंद करते थे, बल्कि राजनीति के छात्र भी आकर लड़ाई देखना पसंद करते थे। लेकिन वे आमतौर पर अपना समय बाजार क्षेत्र में मूल्यवान वस्तुएं खरीदने में बिताना पसंद करते थे जो बिक्री के लिए उपलब्ध थीं। बहुत से लोग प्रिजनर एरेना में आना पसंद करते हैं क्योंकि यह युद्ध के बारे में जानकारी प्रदान करता है, हालांकि इसके लिए आमतौर पर साहस की आवश्यकता होती है। जब सैन्य छात्र बंदी क्षेत्र में लड़ाइयों में शामिल होते थे तो वे लड़ाकों के रूप में अपनी क्षमताओं को निखार सकते थे और ज्ञानोदय के मार्ग की अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते थे। उन्हें बहादुर होना पड़ता था क्योंकि यह उनके साहस की एक बड़ी परीक्षा थी। हालांकि राजनीतिक मामलों का अध्ययन करने वालों को इन कौशलों की आवश्यकता नहीं होती थी। वे उग्र स्वभाव के नहीं होते थे और अक्सर एकांत में काम करना पसंद करते थे। राजनीतिक मामलों का अध्ययन करने वालों के लिए कैदी अखाड़े में युद्ध में शामिल सैन्य छात्र सरासर मूर्ख और निर्दयी थे। कुछ पवित्र पत्थरों के लिए अपनी जान जोखिम में डालना मूर्खतापूर्ण कार्य था। वे संभवतः सभी गरीब और साधारण परिवारों से थे। राजनीति के छात्र बंदी युद्ध क्षेत्र में आकर लड़ाइयां देखना पसंद करते थे, खासकर जब सैन्य छात्र शामिल होते थे। जब भी वे किसी सैन्य छात्र को किसी खूंखार जानवर द्वारा खाए जाते या किसी साधनाशील दास द्वारा मारे जाते देखते तो राजनीति के छात्र बेहद उत्साहित हो जाते थे। तुम लिन फैंग हो, है ना? यहाँ आने का कारण यही है कि हेइमो को चुनौती देने के बाद अब तुम और भी ताकतवर बनना चाहते हो, है ना? बाइजे के बगल में पीले कपड़े पहने एक युवक ने कहा और फिर आगे बोला, हेइमो से लड़ने से पहले किसी खूंखार जानवर के हाथों मारे जाना ठीक नहीं है। हम सब तुम्हें बेवकूफ बनते देखने के लिए बहुत बेचैन और उत्साहित हैं। लिन फैंग ने बाइजे की तरफ देखा। बाइजे की वजह से ये लोग जाहिर तौर पर लिन फैंग को जानते थे। हालांकि लिन फैंग इनमें से किसी को भी नहीं जानता था। इसलिए लिन फैंग ने पीले कपड़े पहने युवक पर एक नजर डाली और फिर मुड़कर पिंजरे की ओर देखा। ऐसे लोगों के साथ सबसे अच्छा तरीका यही था कि उन्हें अनदेखा कर दिया जाए और ऐसे व्यवहार किया जाए जैसे वे मौजूद ही न हो। धनी और कुलीन किसान अहंकारी थे और खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझते थे। जब वे कुछ कहते थे तो लोग हमेशा उनकी बात सुनते थे या कम से कम उन्हें अनदेखा नहीं करते थे। लिन फैंग द्वारा उसकी बात अनसुनी किए जाने पर पीले कपड़े पहने युवक को बहुत गुस्सा आया। वह स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह धीरे धीरे एक क्रूर भाव में बदल गई। फिर उसने ठंडे स्वर में इतनी ऊंची आवाज में कहा कि सब सुन सके, क्या तुम बहरे हो? क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? लेकिन पहले की तरह लिन फैंग ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था। लिन फैंग ने उसे अनसुना करना जारी रखा। पीले कपड़े पहने वह युवक शर्म से आग बबूला हो रहा था क्योंकि अब सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया था। उसके शरीर से ठंडी ऊर्जा निकल रही थी। कितना शोर मचा रहे हो? वेन आओजू ने सिर खुजाते हुए कहा। फिर वह मुड़कर उस युवक पर चिल्लाया, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम बिल्कुल शोर मचाने वाले कुत्ते की तरह हो? पीले कपड़े पहने युवक स्तब्ध रह गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आमतौर पर वह दूसरों को कुत्ता कहकर अपमानित करता था, न कि इसका उल्टा। या तुम इसलिए ऐसे भौंकते हो क्योंकि तुम सचमुच कुत्ते के बेटे हो? वेन आओजू ने बेहद दृढ़ स्वर में पूछा। उसने हेइमो को चुनौती देने की हिम्मत की। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हेइमो से ज्यादा ताकतवर हो? तुम्हारा इरादा क्या है? पीले कपड़े पहने उस युवक ने आंखों में शैतानी भाव लिए पूछा। वह वेन आओजू को जानलेवा निगाहों से घूर रहा था और बोला, कुत्ते, क्या तुम्हें पता है कि तुम किसे उकसा रहे हो? वेन आओजू चुप रही और उस युवक की ओर देखे बिना ही मुड़ गई। फिर वह आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ गई और ठंडे स्वर में बोली, यह मत सोचो कि तुम्हारा पारिवारिक नाम यू है तो तुम जिसे चाहो उससे अकड़ दिखा सकते हो। भले ही तुम्हारा परिवार यू हो, तुम फिर भी एक कुत्ते हो। और यहाँ अपनी ताकत का प्रदर्शन करना सरासर दयनीय और हास्यास्पद है। वेन आओजू ने ये शब्द शांत भाव से कहे। पीले कपड़े पहने युवक अचंभित रह गया। वेन आओजू को कैसे पता चला कि उसका पारिवारिक नाम यू है? और उसका नाम यू होने के बावजूद उसने उसे सबके सामने अपमानित करने में जरा भी संकोच नहीं किया। जब लियू फी ने सुना कि उसका पारिवारिक नाम यू है तो वह मुड़कर उसकी ओर देखने लगी। फिर उसने तुरंत वेन आओजू की ओर दोबारा देखा। यू वंश शाही शहर में बेहद शक्तिशाली था और कई लोग उसकी पूजा करते थे। हालांकि वेन आओजू उसका नाम जानती थी, फिर भी उसे कोई परवाह नहीं थी। ऐसा लगता था कि वेन आओजू से निपटना आसान नहीं था। लिन फैंग ने सोचा। लिन फैंग ने वह पारिवारिक नाम पहले भी सुना था और वह भी एक बार नहीं। जू यू देश में सबसे शक्तिशाली कबीले और संप्रदाय शाही कबीला, फिर यू कबीला, वानशॉ संप्रदाय, हाओ यू संप्रदाय, युनहाई संप्रदाय, बर्फ और हिम पर्वत गांव और लुओजिया संप्रदाय थे। ये 8 समूह पूरे देश में प्रभावशाली थे और अत्यंत शक्तिशाली माने जाते थे।
यूनहाई संप्रदाय के नष्ट होने के बाद केवल 7 ही बचे थे, जिनमें से 4 प्रभावशाली समूह शाही शहर में स्थित थे। आश्चर्यजनक रूप से पीले कपड़े पहने वह युवक संभवतः यू कबीले का सदस्य था। लेकिन उसी क्षण भयंकर जानवरों की दहाड़ की आवाज ने लिन फैंग को उसके विचारों से जगा दिया। तभी एक बूढ़ा आदमी पिंजरे में दाखिल हुआ। खूंखार जानवर छिपकली। भीड़ बेहद उत्साहित थी। छिपकली की रक्षा शक्ति अत्यंत प्रबल थी, लेकिन वह बाघ की तरह फुर्तीली भी थी। वह बेहद ताकतवर थी। पता नहीं अब पिंजरे में घुसने की हिम्मत कौन करेगा, लेकिन किसी भी हालत में यह एक और शानदार लड़ाई होगी। भीड़ ये सोच रही थी कि उस लड़ाई से पहले उस छिपकली ने कितने लोगों को मार डाला होगा। शायद ये संख्या बहुत ज्यादा होगी। इस जगह के मालिक इसे लगातार गुलामों और खूंखार जानवरों से भरते रहते हैं, क्या उनके मारे जाने पर उन्हें नुकसान नहीं होता? इसके अलावा उन्हें विजेताओं को पवित्रता के पत्थर भी देने पड़ते हैं। कैदी अखाड़े के विचार से हैरान लिन फैंग ने पूछा। आश्चर्य की बात यह थी कि कैदी अखाड़े के मालिकों के पास हमेशा गुलाम और जानवर होते थे। अगर उनमें से कुछ हर दिन मरते रहे तो क्या उनका ये प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से फायदेमंद था? जब ये गुलाम और खूंखार जानवर आते हैं तो जरूरी नहीं कि वे बहुत ताकतवर हों। अगर वे मारे भी जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होती। वे गुलामों और जानवरों के हर लड़ाई से मिलने वाले अनुभव पर निर्भर रहते हैं। खूंखार जानवर हर लड़ाई के साथ ताकतवर होते जाते हैं और खून के प्यासे हो जाते हैं। गुलाम भी मौत तक लड़ते लड़ते ताकतवर होते जाते हैं। अनुभव से ताकतवर होने के कारण वे महंगे हो जाते हैं। फिर मालिक उन्हें ले जाकर ऊंची कीमत पर बेच देते हैं। यही उनका मकसद होता है। हम यहाँ ताकतवर बनने और अपनी साधना क्षमता बढ़ाने आते हैं। मालिक भी यही करते हैं। हम उनका इस्तेमाल ताकतवर बनने के लिए करते हैं, लेकिन वे भी हमारा इस्तेमाल अपने जानवरों और गुलामों को ताकतवर बनाने के लिए करते हैं। लिन फैंग हैरान था। उसने कभी ऐसी बात सोची भी नहीं थी। ये खूंखार जानवर और गुलाम अगर कई घातक लड़ाइयां जीत ले तो बेहद शक्तिशाली बन सकते हैं, जो उनके मालिकों के लिए फायदेमंद होगा। इसके अलावा जैसे जैसे वे मजबूत होते जाते हैं, उनका मूल्य भी बढ़ता जाता है। पवित्रता पत्थरों की बात करें तो हमें हर बार अंदर आकर लड़ने या देखने के लिए प्रवेश शुल्क देना पड़ता है। भले ही यह महंगा न हो, लेकिन सोचिए कि यहाँ हर दिन कितने लोग आते हैं। इसके अलावा जो लोग देखने के चबूतरे की पहली पंक्तियों में बैठते हैं, उन्हें और भी अधिक भुगतान करना पड़ता है। सोचिए कि वे देखने के चबूतरे से हर दिन कितना पैसा कमाते होंगे। वेन आओजू ने लिन फैंग को समझाया। लिन फैंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। लिन फैंग ने जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाल लिया था। उसने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया था कि अखाड़े में आने पर हर किसी को कुछ न कुछ भुगतान करना पड़ता है। उसी क्षण बूढ़े व्यक्ति ने घोषणा की, छिपकली चौथे लिंग स्तर का जानवर। 28 विजय। बूढ़े आदमी की बात सुनकर सब लोग अचंभित होकर आहें भरने लगे। वह छिपकली कितनी भयानक थी। उसने तो पहले ही कितने लोगों को मार डाला था। इसका मतलब है कि चौथे लिंची स्तर पर या उससे ऊपर के व्यक्ति के लिए मध्यम गुणवत्ता के 20 शुद्धता पत्थर और चौथे लिंची स्तर से नीचे के व्यक्ति के लिए मध्यम गुणवत्ता के 100 शुद्धता पत्थर। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, मध्यम गुणवत्ता के 20 शुद्धता पत्थर, ये तो बहुत सारे हैं। लिन फैंग ने सोचा, मध्यम गुणवत्ता के 20 शुद्धता पत्थर निम्न गुणवत्ता के 2000 शुद्धता पत्थरों के बराबर थे। इतने पत्थरों से साधना टावर की चौथी मंजिल पर 2 साल तक अभ्यास किया जा सकता था। साधना टावर में 2 साल, इस 2 साल में कितनी भयानक शक्ति प्राप्त की जा सकती है। लेकिन अमीर बनने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना भी कितना डरावना है, लिन फैंग ने सोचा। लिन फैंग को एहसास हुआ कि यूनहाई संप्रदाय वास्तव में काफी गरीब था। कैदी अखाड़े के मालिक के पास इतने सारे पवित्रता पत्थर थे कि यह चौंकाने वाला था। मध्यम गुणवत्ता के 20 शुद्धता वाले पत्थर एक मजबूत गुलाम, एक बहुत अच्छी युद्ध कला या एक फुर्तीली तकनीक खरीदने के लिए पर्याप्त थे। जब लिन फैंग को इस बात का एहसास हुआ तो वह बिना किसी झिझक के खड़ा हो गया और उदासीनता से बोला, मैं अगली लड़ाई में भाग लूंगा।